हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग एक नीट का पेपर सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट। और इसका सिलेबस जो है एनसीईआरटी क्लास 12 की पार्ट 2। तो एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट 2 मतलब रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, न्यूक्लियाई, एटम्स, सेमीकंडक्टर, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अगर आपको ये टेस्ट सॉल्व करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा और लिंक से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, टेस्ट खुद से सॉल्व कीजिए और उसके बाद ये वीडियो को देखिए। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। Figure shows the results of an experiment involving photoelectric effect. The graph A, B, C, D are related to the light beams having different wavelength. Choose the incorrect option. Okay. अब यहाँ पे ग्राफ जो है, अगर आप देखोगे तो A वाला जो है वो मतलब हमें पता है कि करंट वर्सेस एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल के बीच का जो ग्राफ रहता है, वो ग्राफ जितना लेफ्ट से स्टार्ट होता है उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा लेफ्ट से स्टार्ट होगा उतना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, और जितना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे लेफ्ट से कौन स्टार्ट हो रहा है, सबसे लेफ्ट से ये वाला यानी बी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी सबसे ज़्यादा है। और बी के बाद कौन हो रहा है, ए, क्योंकि ए देखो उसके बाद है, उसके बाद डी, फिर सी। तो बी, ए, डी, सी, ठीक है, यह मिल गया। तो फ्रीक्वेंसी बीम बी हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो बी का तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बाय बीम बी हैव मोमेंटम ग्रेटर देन सी एंड लेस देन ए। ये लेस देन ए तो गलत हो गया, क्यों? क्योंकि बीम बी का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो उस फोटोन का एनर्जी सबसे ज़्यादा है बीम बी के करस्पॉन्डिंग, और सबसे ज़्यादा एनर्जी का फोटोन होगा, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसका सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा। और सबसे ज़्यादा एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है मतलब उसका मोमेंटम भी सबसे ज़्यादा है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। तो सी से ज़्यादा है, ए से कम है, नहीं। बी फोटोन मतलब लाइट बीम बी के कारण जो फोटॉन्स है उनका एनर्जी क्योंकि सबसे ज़्यादा है इन सब में से, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका मोमेंटम सबसे ज़्यादा होगा इन सब के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ओके। जब मैं फोटो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से चलने वाला फोटो इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। बीम ए हैज़ हाईएस्ट रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फोटो करंट होगा। तो किस किस का करंट सबसे ज़्यादा होगा? जिसका सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी हो। और तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा करंट आपको दिख रहा है बीम ए के लिए। तो बीम ए हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन। ये भी सही है क्योंकि बीम ए के करस्पॉन्डिंग हम देख सकते हो करंट सबसे ज़्यादा है, सैचुरेशन करंट, ठीक है। बीम सी हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी इसका सबसे कम है तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो वेवलेंथ वाइज तो सी सबसे बड़ा होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? ऑप्शन बी, ठीक है। ओके, ये नेक्स्ट पेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे आपको बोला गया है एनर्जी ऑफ ए फोटोन हुज डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इतना, ठीक है। अब वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस इतना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1.227 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलेटिंग पोटेंशियल, ठीक है। ये नैनोमीटर में होता है, शायद ये पता चल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 125 इतना नैनोमीटर, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं ये कितना आ रहा है। तो 1.227 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 125, तो ये 0.109 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको बोला गया एनर्जी ऑफ फोटोन जिसका वेवलेंथ इज इक्वल टू दिस, तो एनर्जी ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन है वो भी इतना ही है, ठीक है। तो फोटोन का आपको पता है वेवलेंथ इतना है, तो उसका एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो एनर्जी आपको क्योंकि इसमें चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो एनर्जी हो जाएगा 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर। इससे आपको एनर्जी मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो 1240 डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आ रहा है 11,298, 11,298 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो कि अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 11.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 11.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब ऑप्शन बी, ठीक है, उसके नियरेस्ट है ये, है ना। ओके, हो सकता है यहाँ पे मैंने ये जो नंबर लिखा है इसमें थोड़ा आगे पीछे हो, एनसीईआरटी से चेक करना होगा, लेकिन अभी के लिए हमारा ऑप्शन तो बहुत दूर दूर है तो कोई टेंशन नहीं। मतलब बेसिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपको एक्चुअल फॉर्मूला थोड़ा बहुत
याद भी नहीं एग्जैक्टली जैसे 1.227 है क्या कि नहीं, अब मुझे डाउट हो रहा है क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, हो सकता है ये सही है, ऑप्शन ही गड़बड़ दिया गया है। तो जो भी यहाँ पे 11.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास पास आया है तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको अगर ये फॉर्मूला याद ही नहीं है ना, ये लक की बात थी कि मुझे याद था, अगर याद ही नहीं है फॉर्मूला तो आप फिर वैसे करो, आप जैसे इतना पोटेंशियल डिफरेंस एक्सलेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हो जाएगा √2m k, काइनेटिक एनर्जी कैसे हो जाएगा E/v, तो ई ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी। तो इससे आपको एनर्जी ऑफ फोटोन मिलेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन मिलेगा। एनर्जी पता चल गई आपको, ठीक है, एनर्जी बोल रहा हूँ, मोमेंटम सॉरी। तो इससे आपको मोमेंटम मिल गया। अब लैम्डा हो जाएगा h/p। तो h बाय आप ये करोगे 2m e/15, ठीक है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये सब पुट करने के बाद ही ये फॉर्मूला h की वैल्यू पुट करने के बाद ही ये वाला फॉर्मूला बचा है, ठीक है ना। एक्सीडेंटली पोटेंशियल मैंने यहाँ लिख दिया, नहीं लिखता तो 125 है, सॉरी ये आपका 125 है, ठीक है। तो ये वाला 125 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, बाकी h/√2m का वैल्यू ही ऐसा कुछ रहता है नैनोमीटर्स में, ठीक है। ओके, चलो बहुत टाइम दे दिया इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है अ लैम्प रेडिएट्स पावर पी नॉट यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ डिस्टेंस आर। ओके, आपको पता है कि जो इंटेंसिटी होता है वो होता है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, इनटू स्पीड ऑफ लाइट, आई इक्वल टू यू इंटू सी, है ना, ये टोटल एनर्जी डेंसिटी है। तो अब इंटेंसिटी होता है पावर डिवाइडेड बाय एरिया। तो अब ऐसे क्वेश्चन में आपको मान लेना होगा, कुछ बोला नहीं गया है, तो लैम्प को पॉइंट सोर्स, तो पॉइंट सोर्स है तो उसके कारण आर डिस्टेंस दूर जो स्फीयर बन रहा होगा उस स्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πr²। तो यहाँ से जो एनर्जी बाहर निकल रही है वो एनर्जी इतने सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पी नॉट डिवाइडेड बाई 4πr², ये हो गया इंटेंसिटी, इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट सी, ठीक है। तो आपसे बोला गया था एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा 2p0 बाय 4πr² ई नॉट सी, इसका स्क्वायर रूट, तो 2 और 4 का 2 हो जाएगा, तो p0/2 वाला फैक्टर, p0/2 वाला फैक्टर यानी ये, ठीक है। ओके, ये आ क्यों नहीं रहा है, नेक्स्ट पेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। इफ़ पोटेंशियल बैरियर कर्व फॉर अनबायस्ड डायोड इज गिवन बिलो, तो ये अनबायस्ड का है, तो अनबायस्ड मतलब बिना बैटरी लगाए हुए पीएन जंक्शन के लिए ये है ऐसा, ठीक है। देन पोटेंशियल बैरियर ग्राफ फॉर फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, ये पोटेंशियल बैरियर का हाइट जो है कम हो जाता है, मतलब पोटेंशियल बैरियर बेसिकली कम हो जाता है, तो 0.7 वोल्ट से कम हो जाएगा, तो 0.7 वोल्ट से कम। और जब मैं कम बोल रहा हूँ तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये नहीं कि 0.7 वोल्ट से कम होकर नेगेटिव हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे एन हायर है पी लोअर है, तो ये नहीं कि पी हायर हो जाएगा एन लोअर हो जाएगा, तो ये तो मत कर देना, ठीक है, कि यहाँ भी 0.5 है यहाँ भी 0.5 इज लेस देन, नहीं एक्चुअली में ये अगर पोटेंशियल ऑफ एन माइनस पोटेंशियल ऑफ पी करे तो यहाँ 0.7 है, लेकिन यहाँ -0.5 है, ठीक है, नेगेटिव में नहीं करना है। एन का स्लाइटली यहाँ पे घट जाएगा, ठीक है, एन का स्लाइटली घट गया है ना, घट घट के नेगेटिव नहीं हो जाएगी, नहीं कि एन छोटा हो जाएगा पी बड़ा हो जाएगा, तो ये मत कर देना, वैसे ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ तो बढ़ गया है तो ये आपका रिवर्स बायस होगा, ये रिवर्स बायस है, ये फॉरवर्ड बायस है, तो फॉरवर्ड बायस के लिए पूछा था तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन में, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ मैग्नीफाइंग पावर इतना फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैग्नीफाइंग पावर इतना है मतलब एफ ओ इज़ 5 टाइम्स ऑफ एफ ई, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, एफ ओ बाई एफ ई, तो एफ ओ बाई एफ ई 5 है, मतलब एफ ओ इज़ 5 टाइम्स एफ ई, तो एफ ओ इज़ 5 टाइम्स एफ ई, तो 5 टाइम्स वाला फैक्टर यहाँ पे है और यहाँ पे है, यहाँ तो 5 टाइम्स है ही नहीं, ठीक है। तो ये 5 टाइम्स नहीं है, 9 बचे सॉरी, हाँ ये तीनों है ये नहीं है, ठीक है। देखो इसका 5 गुना ये है, इसका 5 गुना ये, इसका 5 गुना। अब सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस 36, आपको पता है सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस जो होता है वो सम ऑफ फोकल लेंथ के बराबर होता है, मतलब इन दोनों का सम 36 होना चाहिए जो कि नहीं है, इन दोनों का सम 36 होना चाहिए जो कि है,
इन दोनों का सम 36 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में, इन वाईडीएसी इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा इज आई नॉट, द रेशियो ऑफ आई बाय आई नॉट एट ए पार्ट डिफरेंस इतना। ठीक है, तो जब पार्ट डिफरेंस इतना होगा तो इसका करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस, तो 2 पाई बाय ये लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 8, ये हो गया पाई/4। ठीक है। अब इंटेंसिटी जो होता है किसी पॉइंट ऑन द स्क्रीन पे होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2, तो डेल्टा 5/2 करेंगे तो आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर पाई/8। तो आप शॉर्टकट आप सोचोगे तो जो भी लैम्डा बाय जो भी फैक्टर रहेगा सीधा कॉस स्क्वायर पाई बाय वो फैक्टर कर देना, तो लैम्डा बाय 10 है तो पाई/10 डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि यहाँ में दो का फैक्टर मतलब बढ़ेगा, दो के फैक्टर से, यहाँ फिर से दो फैक्टर से वापस घट जाएगा तो वापस वही आ जाएगा, तो इंटेंसिटी ये, तो रेशियो अगर देखें तो आई बाय आई नॉट हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई/8। ठीक है। अब ये कॉस स्क्वायर ये मतलब पाई/4 का वैल्यू हमें पता है, पाई/8 का नहीं पता, तो 1 + cos 2 थीटा/2, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा, तो इसका डबल कर दो एंगल/2। ठीक है। अब कॉस पाई/4 यानी कॉस पाई/4 कितना होता है, 1/√2, तो 1 + 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/2, तो ये 0.85 के आसपास आ रहा है, तो 0.85 मतलब ऑप्शन डी। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 912 एंगस्ट्रॉम। ओके, एंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज। ठीक है, तो लाइमन सीरीज जो होता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, मतलब देखो लाइमन मतलब क्या होता है, n = 1 पे इलेक्ट्रॉन गिरना चाहिए। ठीक है, किसी हायर स्टेट से। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है मतलब मैक्सिमम एनर्जी है, और मैक्सिमम एनर्जी होगा ये। ठीक है, तो इसको λ1 बोल रहे हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा लोअर ऑर्बिट में तो कितना एनर्जी का फोटोन कितना वेवलेंथ का फोटोन बाहर निकलेगा, λ1। ठीक है। अब सेकंड केस में बोला गया शॉर्टेस्ट, फिर से शॉर्टेस्ट एनर्जी मतलब n = से जंप कर रहा होगा, और दूसरे केस में बोला गया लाइमन के बाद बाल्मर बोला गया था ना शायद, बाल्मर, तो बाल्मर मतलब n = 2 पे जंप करना चाहिए, तब निकल रहा है λ2, तो क्या होता है 1/λ होता है आपका। अब देखो ये वाला इन्फॉर्मेशन क्यों दिया है, ये आपको बेसिकली बोला गया 13.6 लेना है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एन, मतलब n = 1 पे एनर्जी -13.6 लेना है। ठीक है, बस इसलिए बताया गया है, तो आप वैसे भी लेते। ओके, यहाँ पे 13.7 बोलते तो 13.7 लेते वाला कहानी है, लेकिन रेशियो लेंगे तो कैंसिल हो ही जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे n = 1 और n = पुट करो। ठीक है, λ1 हो गया, वैसे λ2 के लिए 13.6 1/2² देख लो, इन्फिनिटी और 2 के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अब इनका रेशियो लेते हैं, तो λ2/λ1 = 1/1/4 है ना, 1/1/4 यानी 4, तो यहाँ से λ2 इज़ 4 टाइम्स λ1, तो इसका 4 गुना हो जाएगा, तो 9 × 36 यानी ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 के बाद यहाँ पे असर्शन रीजन है, इन ए सिंपल माइक्रोस्कोप इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इरेक्ट। सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब एक ही लेंस यूज़ करना है ना, वन लेंस। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा होता था, ये लेंस है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास में रखते थे, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो ये बड़ा इमेज बनता था, याद है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेम साइड में इमेज बन रहा है लेंस के लिए, तो ये वर्चुअल इमेज हो गया। वर्चुअल है, अपराइट है और मैग्नीफाइड है। ठीक है। ओके, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, सही है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, यहाँ कहीं फोकस है मान लो, उसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखते थे, सही है, और इसी कारण तो ये ऐसा बना है। अगर ऑब्जेक्ट को आप फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में नहीं रखोगे, कहीं और रखोगे, मान लो इसके इस तरफ रखते तब तो इस तरफ इमेज बनता है। ठीक है, तो असर्शन रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 में, अनपोलराइज्ड लाइट फॉल्स ऑन टू पोलराइजिंग शीट्स प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, व्हाट मस्ट बी द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ द शीट्स, मतलब बेसिकली उनके पोलराइजिंग एक्सिस, जो पोलराइजेशन एक्सिस है उनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द फाइनल ट्रांसमिटेड लाइट इज 1/3 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रांसमिटेड बीम। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांसमिटेड बीम की बात कर रहे हैं, मतलब ओरिजिनल बीम की बात नहीं कर रहे, तो ओरिजिनल बीम अगर आई नॉट इंटेंसिटी का है, ये पहला पोलराइजर,
इसके बाद तो आपको पता है, क्योंकि ये अनपोलराइज लाइट है, तो पोलराइज, पहला पोलराइजर पास होंगे तो इंटेंसिटी आधी हो जाएगी, ठीक है। अब जो दूसरा पोलराइजर है, इनके बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है। अब पोलराइज लाइट के लिए आप माइनस तो लगाते हो, ठीक है। तो इसमें कितना, पोलराइज लाइट कितना इंटेंसिटी कितना इसमें इंसिडेंट हो रहा है, I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या बोला गया है, फर्स्ट पोलराइज लाइट जो है, फर्स्ट ट्रांसमिटेड लाइट, ये है फर्स्ट ट्रांसमिटेड लाइट, ये, ना कि ये, ठीक है। फर्स्ट ट्रांसमिटेड लाइट जो है, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ फाइनल लाइट, ठीक है ना। फाइनल ट्रांसमिटेड लाइट जो है, दैट इज इसका 1/3 है। तो दिस इज 1/3 ऑफ दिस, 1/3 ऑफ दिस मतलब I0/6, इसका 1/3 करेंगे तो कितना होगा, I0/6। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा आपका आ रहा है 1/3, ठीक है। तो कॉस थीटा हो जाएगा 1/√3, यानी ऑप्शन सी। यहाँ पे बस यही समझना है, इसका 1/3 नहीं है फाइनल, फर्स्ट ट्रांसमिटेड लाइट ये है, ये तो इंसिडेंट है, ये फर्स्ट ट्रांसमिटेड है, ये फाइनल लाइट है। तो फाइनल लाइट और फर्स्ट ट्रांसमिटेड के बीच में -2 से आप निकाल लोगे इंटेंसिटी का रिलेशन, और जो फाइनल ट्रांसमिटेड लाइट है उसका इंटेंसिटी 1/3 ऑफ फर्स्ट ट्रांसमिटेड लाइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया, फाइंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सो दैट इट्स मोमेंटम इज इक्वल टू दैट ऑफ फोटोन, जिसका इतना है, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम एज मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम ऑफ फोटोन होता है आपका वेलोसिटी इक्वल टू दैट ऑफ, ठीक है, मोमेंट, ओके, मोमेंटम, ओके, सॉरी सॉरी, मैं वेवलेंथ लिख रहा हूँ। ओके, मोमेंटम इज इक्वल टू दैट ऑफ फोटोन। तो फोटोन का एनर्जी आपको दे दिया है, इसका मोमेंटम निकालना है। तो फोटोन के लिए क्या निकलते हैं, फोटोन के लिए होता है मोमेंटम इक्वल टू E/c। अब एनर्जी ऑफ फोटोन निकालेंगे, ये है 125200, ठीक है। अभी डायरेक्टली लैम्डा इक्वल टू H/p भी यूज़ कर सकते हो, वो तो वेव्स के लिए भी ट्रू है ना, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन, लैम्डा इक्वल टू H/p, तो H बाय लैम्डा। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन इक्वल टू H बाय लैम्डा, ठीक है। ओके, तो इससे मोमेंटम ऑफ फोटोन मिल जाएगा। अब मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यही है, तो दिस इज सेम एज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 2π√2 m/v कर दो, डायरेक्टली निकालना है ना हमें, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन H बाय लैम्डा इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज m/v। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा H/m लैम्डा, ठीक है। H की वैल्यू पुट कर दो, 6.6 10⁻34। ऐसा यूनिट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 इंटू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ फोटोन का कितना है, 5200 एंगस्ट्रॉम। तो सबको ऐसा यूनिट में मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो पावर में देखे तो ये 10⁻³ माइनस +7, ठीक है। और बाय 2 कर दे तो +5, तो 10⁵ है यहाँ पे, है ना। तो 6.6 डिवाइडेड बाई 9.1 डिवाइडेड बाई 52, तो 6.6 डिवाइडेड बाई 9.1 डिवाइडेड बाई 52, तो 0.0139 इंटू 10⁵, तो 1 2 3 4 5, तो 1390 मीटर पर सेकेंड के आसपास है, ठीक है। तो जो कि क्लोजेस्ट ऑप्शन एक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में, ड्यूरिंग रेगुलेशन एक्शन ऑफ ए जीनर डायोड करेक्ट स्टेटमेंट इज द करंट एंड द वोल्टेज अक्रॉस द जीनर रिमेन्स फिक्स। करंट फिक्स नहीं रहता है, वोल्टेज फिक्स रहता है, ठीक है। अगर आपको ग्राफ याद हो तो पूरा IV कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करे तो इस तरफ तो ऐसा रहता है फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में, ठीक है। तो ये आपका ब्रेकडाउन रहता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पोटेंशियल ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, जैसे 50 वोल्ट है तो 50 वोल्ट ही रहने वाला है, लेकिन करंट की वैल्यू चेंज हो सकती है। इस पॉइंट में करंट अलग है, इस पॉइंट पे करंट अलग है, लेकिन सबके लिए V क्या है, सेम है, ठीक है। द करंट थ्रू द सीरीज रेजिस्टेंस चेंजेस, ये सही है। द जीनर रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। अब जीनर रेजिस्टेंस का मतलब है डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हो जाता है V/I। अब V कांस्टेंट है, I चेंज हो रहा है, तो ये रेशियो भी चेंज होगा, ठीक है। तो जीनर रेजिस्टेंस कांस्टेंट, ये हो गया गलत। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय जीनर चेंजेस, तो B और D दोनों सही है, B और D सही है, मतलब ऑप्शन D, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 12th में आपको बोला गया आउटपुट फॉर द फॉलोइंग बुलियन सर्किट इज।
ओके। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं ना, अ, या तो बूलियन अलजेब्रा से कर सकते हैं, या उससे ज़्यादा अच्छा होगा अगर मैं इसको डेटा लेके करता हूँ, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं ए और बी की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट आता है, ठीक है। ओके, ए और बी दोनों को 0 ले लेते हैं, तो यहाँ दोनों 0 0, और में 0 0 जाएगा तो 0 मिलेगा, एंड में 0 0 जाएगा तब भी 0 मिलेगा। अब यही 0 एंड में जा रहा है 2 बार, तो एंड का आउटपुट तो 0 आएगा, लेकिन उसका नॉट करना है, सर्कल है मतलब नॉट करना है, मतलब यहाँ 1, ठीक है। वैसे ये 0 यहाँ पहुँचा, तो 1 और 0 और में घुसेगा तो 1 बाहर निकलेगा। अब 1 एंड में घुसेगा तो 1 बाहर निकलेगा, उसका नॉट करेंगे तो 0। तो ए और बी अगर 0 है तो आउटपुट भी 0 आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें से कौन कौन सा एलिमिनेट हो रहा है। ए और बी 0, ए को ए एंड बी बोलते हैं, ए एंड बी 0, 0 का आउटपुट 1, तो ये तो 1 दे रहा है। इसमें ये 0 1, तो 0 एंड 1 में 0 आएगा, और 1 एंड 0 में 0 आएगा, ये 0 दे रहा है, ठीक है। मतलब ये वाला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ए और बी अगर 0 होगा तो आउटपुट आपका 0 चाहिए, ये 1 दे रहा था, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो ए 0 बी 0, तो ये टोटल 0, 0 का नॉट करेंगे तो 1, 1 और एनीथिंग तो 1 ही रहेगा, तो ये 1 दे रहा है। और लास्ट में 0 0, और 0 का नॉट करेंगे तो 1, तो ये 0 है, 0 है, और में है ना, 0 और प्लस मतलब और 0 और 1, तो एक भी 1 आ गया, तो और के बाकी का मतलब नहीं है, और मतलब एक भी 1 होना चाहिए, तो ये भी 1, ठीक है। तो ये तीनों एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी सही है ना। ऑफ कोर्स मुझे पहले से नहीं पता था ये बात, ये तुक्का वाला चीज़ है। आप इसको अगर पूरा बूलियन अलजेब्रा से करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ बूलियन अलजेब्रा के थ्रू। मैं अगर ए एक मतलब इसको आगे बढ़ाते हैं, अगर ये 0 2 जगह आ जाता ना, जैसे यहाँ भी आता यहाँ भी आता, ठीक है, फिर कोई दूसरा पॉसिबिलिटी चेक करते, दोनों इन दोनों में से चुनने के लिए, है ना। अभी तो हम लोग, मैं लक्की था कि एक बार में आ गया, ठीक है। ओके, अब इसको मैं बूलियन अलजेब्रा से दिखाता हूँ, तो थोड़ा अजीब लग सकता है। जिनको बूलियन अलजेब्रा अजीब लगता है या डिफिकल्ट लगता है वो स्किप कर जाए, ठीक है, यहाँ में, क्योंकि एग्जाम पास है। अब यहाँ पे ए और बी है, तो ए और बी मतलब यहाँ पे तो हो जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि और गेट है। अब ए प्लस बी का एंड करेंगे, दोनों में सेम ही इनपुट है, तो ए प्लस बी का एंड खुद के साथ, तो ए प्लस बी का खुद के साथ एंड, ठीक है ना। ए प्लस बी जो यहाँ पहुँचा है वही ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा, तो उसका एंड करना है, फिर नॉट करना है, नॉट। तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब दो, जैसे ए प्लस बी को एक क्वांटिटी मान ले एक्स, तो एक्स इंटू एक्स का आप बार करोगे, नॉट करेंगे, तो एक्स बार प्लस एक्स बार आता है, ठीक है। मतलब ए इंटू बी का बार होता है ए बार इंटू बी बार, ठीक है। तो ये एंड में है, तो एंड में तो बेसिकली मतलब ये हो गया, है ना, दिस एंड दिस, ठीक है। तो जब तक दोनों 1 नहीं होंगे तब तक तो रिजल्ट 1 नहीं आएगा ना, मतलब क्योंकि दोनों सेम ही है, ठीक है। तो दिस एंड दिस मतलब एक्चुअली में एक ही कंडीशन है, क्योंकि दोनों सेम है, तो ए प्लस बी का बार, ठीक है। और ए प्लस बी का बार होता है ए बार बी बार, है ना। ओके, तो यहाँ पे ए बार बी बार आ रहा है, या ए प्लस बी बार, जो बोलना है बोलो। अब यहाँ पे ए एंड बी है, ए एंड वाला है ना, तो यहाँ पे ए एंड बी है, तो ए एंड बी ये, और यहाँ पे आया था आपका ये, ठीक है। अब ये दोनों का और करेंगे, तो और मतलब ये दिस और दिस, तो यहाँ पे क्या इनपुट मिला था, इनपुट मिला था ये, और यहाँ पे ए बी, दिस और दिस, ठीक है। और मतलब प्लस, अब इसका एंड करना है और फिर नॉट करना है, तो इसका आपको यहाँ पता है कि सेम चीज़ का सेम चीज़ के साथ एंड करते हैं और नॉट करते तो वही चीज़ आ जाती है एक बार, तो इसका खुद क्या एंड करेंगे तो नॉट करेंगे, फिर तो ये आएगा, ठीक है। फिर से ए प्लस बी बार होता है ए बार इंटू बी बार, तो इसका बार इंटू इसका बार, ठीक है। अब ए इंटू बी का बार होता है ए बार प्लस बी बार, तो ए बार प्लस बी बार, तो इसके ऊपर खुद से बार है, तो बार बार 2 बार कट के मतलब ये नॉट नॉट करके 0 हो जाए, मतलब नॉट का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो इसका हो गया, इसका हो जाएगा आपका, सॉरी प्लस क्यों लिख रहा हूँ मैं, ओके, ये इसका हो गया, और सेकेंड वाला है ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, ठीक है। अब ये हो जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि ए के बाद 2 बार नॉट करेंगे तो वापस से ए हो जाएगा, वैसे बी का 2 बार नॉट, तो ए। अभी ब्रैकेट ओपन करो आप, तो ए बार बी ए बार ए बी बार बी बी बार, ठीक है। अब कभी भी ए और उसका नॉट दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू नहीं हो सकते, क्योंकि ए एंड नॉट ऑफ ए है, तो ये साइमल्टेनियसली ट्रू नहीं हो सकता, तो ये तो हमेशा 0 रहेगा, दिस विल बी ऑलवेज फॉल्स। वैसे बी और बी का क्या बोलते हैं, निगेशन, बी बार मतलब क्या, बी का निगेशन,
ये भी साइमल्टेनियसली ढूंढ ढूंढ नहीं सकता क्योंकि बी एंड बी बार है। तो बी और उसका मतलब क्या बोलेंगे, निगेशन दोनों साइमल्टेनियसली ढूंढ नहीं सकते, तो ये भी जीरो है। तो ये हो गया बी ए बार प्लस ए बी बार, बी ए बार प्लस ए बी बार। ठीक है, फिर से जरूरी नहीं कि सबको समझ में आए, कोई टेंशन नहीं, नहीं समझ में आया तो ठीक है। 12th के बाद 13th में आते हैं। द अमाउंट ऑफ U-235 टू बी फिशन्ड टू ऑपरेट अ 20 किलोवाट न्यूक्लियर रिएक्टर इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो आपको पता है कि एक एटम ऑफ U-235 जब फिशन करता है तो अप्रोक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी निकलता है। ठीक है, तो एक एटम मतलब एक एटम का मास कितना हो जाएगा 235 U, तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी निकालने के लिए आपको इतना ग्राम, एक एटम मतलब 235 U, इतना वेट का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ मास ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड और यहाँ पे एनर्जी है। ठीक है, तो इतना फिशन में एनर्जी कब निकलता है, जब एक एटम यूज़ हो और एक एटम का मास कितना है 235। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन का मास नहीं है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है कंपेयर टू क्या बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स का मास। ठीक है, तो खाली बस न्यूक्लियॉन्स का मास ले लो, अप्रोक्सीमेटली वही एटम का मास हो गया। ठीक है, तो इतना एनर्जी के लिए इतना, अब आपको बोला कि एनर्जी कितना चाहिए 20,000, 20 किलोवाट मतलब 20,000। ठीक है, तो इतना एनर्जी के लिए कितना चाहिए होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस, तो 235 U डिवाइडेड बाय 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 20,000। ठीक है, अब इसी को हम लोग को ग्राम में लिखना है क्योंकि हमें ग्राम चाहिए। पर सेकंड मतलब क्या है, ये तो 20,000 जूल पर सेकंड, ये तो सब चीज़ पर सेकंड में ही आने वाला है, उसका टेंशन मत लो। ठीक है, ओके, अब इसी को हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो यू को किलोग्राम में पहले लिखते हैं, तो यू हो जाएगा 235 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, जिसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इतना ग्राम। तो यू को कन्वर्ट करके मैंने ये वाला फैक्टर लिखा। ठीक है, 20,000 डिवाइडेड बाई 200 आपको दे देगा 100, तो ये दोनों कैंसिल होकर 100 हो गया। ओके, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, आँख में लग रहा है मुझे। और डिवाइडेड बाय ये 20, ये तो कट गया, इससे 100 हो गया, डिवाइडेड बाय मेगा, मेगा मतलब 10⁶, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना। ठीक है, तो 1.6 कट गया, ये आपका 13 आ गया, और 13 ऊपर जाएगा तो 11। ठीक है, और 11 में से 2 गया, तो ये जो भी है 235 इंटू 10⁻11 में से 2 गया 9, इतना ग्राम, यानी 2.35 इंटू 10⁻⁻7 ग्राम। तो 10⁻⁻7 वाला ये दोनों ऑप्शन है, और 2.35 के नियरेस्ट ये है। ठीक है, ऑफकोर्स आप इसको वैसे भी कर सकते हो मोल्स में कन्वर्ट करके। ठीक है ना, तो आपको पता है एक एटम से इतना निकल रहा है, तो एक मोल से इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, और एक मोल का मास 235 ग्राम होगा, वहाँ से भी कर सकते हो। ऑफकोर्स बहुत तरीका होता है सेम क्वेश्चन करने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ इतना, सेपरेट बाय डिस्टेंस इतना। ओके, तो फाइंड आउट द मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द, ठीक है, अब देखो आपको अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं याद रहता है, जैसे मुझे याद नहीं रहता फॉर्मूला, सच बता रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, मुझे पता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब 2 लेंस, तो आपको 2 लेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, मतलब ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला फॉर्मूला, मतलब हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, कहीं कहीं आपको जैसे ट्यूब लेंथ वगैरह दे दी, वो सब वर्ड पता होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली सिंपल सेटअप है, 2 लेंसेज का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप 2 लेंस, और आपको नेट मैग्निफिकेशन पूछा है। ठीक है, ओके, तो आपको बोला गया फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है 2, तो इसका फोकल लेंथ 2 है, और आईपीस का फोकल लेंथ है 6.25। ठीक है, सेपरेट बाय डिस्टेंस ऑफ 15, ये 15 है। फाइंड आउट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विशन। ठीक है, अब इसके लिए फाइनल इमेज, तो आँख तो यहाँ पे रखते हो ना, तो फाइनल इमेज मतलब इससे 25 सेंटीमीटर दूर है, और हमेशा इस तरफ बनता है, इस तरफ नहीं। ठीक है ना, तो वर्चुअल बनता है इसमें, तो फाइनल इमेज इसमें मतलब इससे 25 सेंटीमीटर दूर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विशन मतलब 25 सेंटीमीटर दूर। तो मैं इंक चेंज करके दिखाता हूँ। तो फाइनल इमेज मान लो यहाँ पे बना है। अब फाइनल इमेज तो इसमें बनता है, इसमें नहीं, तो इसको भी भूल जाओ, ये वाला लेंस है नहीं। तो ये आपका फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज जो है 25 सेंटीमीटर दूर। तो इस लेंस के लिए ये इमेज है, तो इस लेंस का फोकल लेंथ पता है, तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो। तो आप इस लेंस के लिए 1/v, वी की वैल्यू -25 -1/u इज इक्वल टू 1/f, फोकल लेंथ इतना। ठीक है, अभी एक्चुअली में कितना है 4/25, तो 5/25 मतलब
इतना, तो यू की वैल्यू क्या आ गई -5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इस लेंस के लिए आप इमेज ऑब्जेक्ट को देखोगे तो लेफ्ट साइड में होगा लेंस का 5 सेंटीमीटर दूर, तो इससे लेफ्ट साइड में 5 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, अब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसके लिए इमेज होगा, क्योंकि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट आप यहाँ कहीं रखे हो, उस ऑब्जेक्ट का इसके थ्रू मतलब इसमें इमेज यहाँ बन रहा है, और फिर ये इमेज इसके ऐसे ऑब्जेक्ट से बिहेव कर रहा है। ठीक है ना, तो इसके लिए जो भी ऑब्जेक्ट है वो इसके लिए इमेज है, तो इसके लिए ये इमेज है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, आपको यहाँ पे रखना पड़ा, मान लेते फॉर एग्जाम्पल। तो अब इसको देखना है, ये लेंस, ये ऑब्जेक्ट, ये इसका इमेज है। ठीक है, आप कहीं भी मान लो, मैं यहाँ ड्रॉ कर दिया है ना। तो अब इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, तो 1/v, वी कितना है अब, ओके ये 5 है, तो ये 5 है, तो ये टोटल 15 था, 15 में 5 ये गया, तो ये कितना हो गया 10। ठीक है, तो इसके लिए इमेज जो है +10 पे है, तो 1/v -1/u, वो मुझे नहीं पता, इज इक्वल टू 1/f, इसका फोकल लेंथ +2। ठीक है, तो 5/10 -1 यानी 4/10, तो -4/10। ठीक है, तो u की वैल्यू -2.5 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है वो जो भी है, अब इस लेंस के लिए मैं बताता हूँ मैग्नीफिकेशन ऑफ दिस लेंस, है ना, मैं मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड खेल रहा हूँ, ये आप डायरेक्टली भी निकालो, तो v/u, तो इसके लिए v है 10 पे और u है इतना, तो मैग्नीफिकेशन क्या उतना हो जाएगा -4। ठीक है, तो पहले लेंस के लिए m1 मैग्नीफिकेशन कितना है -4। ठीक है, दूसरा लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन निकाले, तो दूसरा लेंस के लिए याद रखना ऑब्जेक्ट ये था, सॉरी दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है। ठीक है, तो इमेज का लोकेशन -25 डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट का लोकेशन -5, तो ये हो जाएगा +5। ठीक है, तो नेट मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा m1 इंटू m2। बेसिकली आपको मान लो यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं बोला है, दो लेंसेज दे दिए गए हैं, बोल दिए दोनों का फोकल लेंथ दे दिया, और फाइनल इमेज जो है वो इस लेंस के लेफ्ट साइड में 25 सेंटीमीटर दूर बना है, बस इतना बोल दिया है। तो आपको बताना, और दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन दे दिया है 15, तो आपको बताना है नेट मैग्नीफिकेशन क्या है। ठीक है, तो -4 इंटू 5 करेंगे तो -20, तो -20 वाला ऑप्शन ए है ना। अब आप बोलोगे सर -20 तो नहीं आया, तो ऐसे क्या करते हैं यहाँ पे, जब हम लोग माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं तो यूजुअली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो +20, कितना गुना फाइनल इमेज जो है ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का साइज, वो ओरिएंटेशन की यूजुअली बात नहीं करते। ठीक है, ओके, -20 होता तो मैं उसको सेलेक्ट करता, लेकिन नहीं है, इससे मैं 20 सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में, ये 5% ऑफ द एनर्जी सप्लाइड टू अ बल्ब इज इरेडिएटेड। अब एनर्जी जो बल्ब को सप्लाई होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, उसका 5% जो है लाइट में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, अब बल्ब जो है 100 वाट का है, तो उसका 5% मतलब 5 वाट, तो जो लाइट है उसका पावर इतना है। ठीक है, ओके, तो आपको बोला गया कितना क्वांटम मतलब फोटॉन्स और इमिटेड पर सेकेंड। ठीक है, तो पावर आपको पता है, तो पावर क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इंटू एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड जो है क्वांटा पर सेकेंड ये है, तो ये हो जाएगा पावर डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन निकालते हैं, तो ये होता है आपका SC/λ। ओके, लैम्डा दे दिया है, तो एच, आप अगर हो सके तो एच इंटू सी का वैल्यू याद रखो, मुझे याद नहीं इसलिए मैं कर रहा हूँ सॉल्व। SC/λ 5.6, अब ये सेंटीमीटर में ध्यान देना, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे इंटू 10⁻⁸। ठीक है, तो 663/56, और इस तरफ 10 की पावर में आ जाएगा 16, 18, तो इतना जूल हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, 66 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 3, तो ये 3.5, तो ये 3.5, तो ये चीज़ 3.5 के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो dN/dt की वैल्यू हो जाएगी पावर जो कि 5 है डिवाइड बाई एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन जो कि है 3.5 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, तो 5/3.5 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा इंटू 10⁻18, तो 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻18 मतलब ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में, फाइंड मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना फॉल्स ऑन ए मेटल हैविंग मोलफरेशन इतना। ठीक है, तो ये जो वेवलेंथ का वैल्यू इतना है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन निकालते हैं SC/λ, तो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा डिवाइडेड बाई 400। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है ना। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इतना हो गया,
अब आपसे बोला गया है वर्क फंक्शन इतना है, तो वर्क फंक्शन इतना है तो के मैक्स क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो इतना एनर्जी आया था फोटोन के फॉर्म में, उसमें से इतना तो वर्क फंक्शन में चला गया, तो 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना बचा है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आपसे पूछा गया मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब अगर मैक्सिमम काइनेटिक जितना लीनियर मोमेंटम क्या होता है, 2√2m के। अब मैक्सिमम वैल्यू इसका निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी का ही मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा, तब इसमें वैल्यू पुट करना है। अब आंसर जो है ऐसा यूनिट में है, तो आपको ऐसा यूनिट यूज़ करना पड़ेगा। टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। अब जो एनर्जी है 0.6 इंटू ई, ठीक है। ई होता है 1.6 इंटू 10⁻19। बेसिकली इसको अगर आप जूल में कन्वर्ट करें तो 0.6 इंटू ई जूल हो जाता है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पुट किया 0.6 इंटू ई की वैल्यू, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 2 इंटू 9.1 इंटू 0.6 इंटू 1.6, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये 4.17 इंटू 10⁻31 -19 -40 का स्क्वायर रूट मतलब -20, ठीक है। तो 4 इंटू 10⁻20, 40 बोला, ओके सॉरी 50 हो जाएगा ये दोनों मिलके 10⁻50 हो जाएगा। उसका स्क्वायर रूट लेंगे मतलब 50/2 मतलब 25, ठीक है। तो 4 इंटू 10⁻25 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 17 में द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स इन टू केसेस आर दिस एंड दिस, व्हाट इज द डिफरेंस इन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो आपका जो आप स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालोगे वो दोनों वेवलेंथ, अब देखो वर्क फंक्शन दोनों केस में सेम होगा, आपको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है, तो ई वी स्टॉपिंग पोटेंशियल ये होता है एनर्जी ऑफ फोटॉन माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। अब दो केस का, तो इसको मैं सिंपली वी लिख रहा हूँ अभी के लिए, वी मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब दो ऐसा ऐसा इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ई वी वन माइनस वी टू करेंगे, तो ई वन माइनस ई टू होगा। वर्क फंक्शन वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन अलग अलग हो सकता है दो केस में, क्योंकि दो अलग अलग वेवलेंथ है तो अलग अलग होगा ही, ठीक है ना। तो ये जो हो जाएगा बेसिकली इसके बराबर, तो ई टाइम्स दिस इज इक्वल टू दिस। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाल लेते हैं ना। ओके, तो यही है स्टॉपिंग पोटेंशियल का डिफरेंस। तो E1 तो ये है 4000, तो 12420 डिवाइडेड बाय 4000 और 3600, तो हमें पॉजिटिव रखना है तो ये करते हैं ना, 12420 डिवाइडेड बाय 4000, ठीक है। तो ऐसे आपको मॉड ले रहा हूँ मैं, मॉड मतलब क्या, इसको पॉजिटिव रखने के लिए मैंने क्या किया, ऑर्डर पे ध्यान दिया कि पहले बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। उल्टा भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 12420 डिवाइडेड बाय 3600, तो 3.45 है, और 12420 डिवाइडेड बाय 4000, तो 3.1 है, ठीक है। तो ये तो 0.35 वोल्ट आया, है ना, इनर इलेक्ट्रॉन वोल्ट सॉरी, ठीक है। तो ई कैंसिल हो गया तो दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0.35 वोल्ट, यानी ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 12 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ ए डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6, a converging lens with a focal length of 12 is placed at a distance d to the right, find the distance corresponding to the final, ठीक है। ऑब्जेक्ट को 12 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ ए डाइवर्जिंग लेंस रखें, तो इसके 12 सेंटीमीटर लेफ्ट में ऑब्जेक्ट को रखें, और फोकल लेंथ 6, तो इसका फोकल लेंथ आपको पता है 6 -6 क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस विद ए फोकल लेंथ इज प्लेस एट अ डिस्टेंस डी टू द राइट ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस, तो यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस रख दिए और डिस्टेंस डी पे रखे, और इसका फोकल लेंथ 12 है। फाइंड द डिस्टेंस डी करेस्पॉन्डिंग टू द फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, तो आपको चाहिए फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे, तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी कब बनेगा, जब इस पे पैरेलल रेस गिरे, इसे सॉरी इस पे जब इसके फोकस पे बने, है ना। तो इसके फोकस पे गिराना है, यानी इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है और इसके लिए इमेज इसके फोकस से बनना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके लिए इसके फोकस पे तभी बनेगा जब ये 12 हो, तो यहाँ इमेज बन रहा हो कहीं, ठीक है, ये 12 हो,
देखो इसके फोकस पे अगर इमेज बनेगा तो ये ऑब्जेक्ट हो गया इसके लिए, मतलब इसके कारण इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, और इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है इमेज इन्फिनिटी पे। तो इमेज इन्फिनिटी तभी बन सकता है जब इसके फोकस पे ऑब्जेक्ट हो, यानी ये इसका फोकस होना चाहिए 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, तो इसके लिए आप लिखो फॉर्मूला। तो 1/v, v आपको ये चाहिए, ये डिस्टेंस, ठीक है। अब ये डिस्टेंस को मैं x बोल देता हूँ। तो 1/v, सॉरी, -1/u, u की वैल्यू -12, तो -12 करेंगे तो इतना इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू -6, ठीक है। तो 1/x हो जाएगा -1/12 -1/6, तो 2/12 3/12, तो x की वैल्यू क्या आ गई -4, ठीक है। तो x नेगेटिव है, मतलब इस तरफ बन रहा होगा, तो ये है ना। तो आपको बोला गया था इसका फोकल लेंथ कितना था, 12 था ना। ओके ठीक है, तो एक्चुअल में डायग्राम ऐसा होगा। अब देखो मुझे नहीं पता था ना इसका इमेज यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा, तो मैं तो मान लिया कि ये डिस्टेंस जो है d जो है इसका 12 से बड़ा है, इसलिए मैंने ऐसा ड्राइंग किया। ये 12 से छोटा होगा, एक्चुअली माइनस साइन बता रहा है। तो बेसिकली देखो माइनस साइन है मतलब लेफ्ट साइड में है, तो इसके लिए इमेज जो है 4 सेंटीमीटर लेफ्ट में बना है, ठीक है ना। तो पहले लेंस के कारण इमेज यहाँ बना है। अब दिस शुड बी फोकस ऑफ दिस लेंस, इसका फोकस होना चाहिए, और इसका फोकस इससे कितनी दूर पे होगा, इसका फोकस इससे दूर पे होगा। इसका फोकल लेंथ कितना था, 12 था, 12 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। यही तो समझना है आपको, मुझे पहले से नहीं पता था ना ये यहाँ पे आएगा, तो नेगेटिव है तब मुझे पता चला। अब मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, आप बोलते सर यहाँ क्यों ड्रॉ किया, कहीं भी ड्रॉ करें, आपका मैथ से जो फॉर आंसर आएगा उससे पता चलेगा ना एक्चुअली में कहाँ पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में डी बॉगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज लैम्डा, तो उसका वेवलेंथ है 927, ठीक है। तो लैम्डा को खोलते हैं h/p, और मोमेंटम जो होता है आपका √2m k, ठीक है। अब जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बाकी सब सेम रहने वाला है, तो 1/√T, है ना। बाकी सब सेम रहने वाला है, तो दो केस में आप टेम्परेचर चेंज करोगे, टेम्परेचर चेंज करने से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सॉरी मास ऑफ न्यूट्रॉन तो चेंज नहीं होगा ना, ठीक है। तो वो सब h√2m में सब कैंसिल हो जाएगा, तो बस टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ, है ना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इतना है। तो दो केस का डी ब्रॉगली वेवलेंथ ले, तो ये होगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर याद रखना केल्विन में लिखना रहता है, तो सेकंड वाला टेम्परेचर है, चाहे फर्स्ट वाला अगर देखें तो उसमें 273 ऐड करेंगे तो 300 हो जाएगा, ठीक है। और ये 900 ज़्यादा है तो 1200, तो ये 4 मतलब 2, तो λ2 इज़ λ1/2। अब फर्स्ट केस का वेवलेंथ लैम्डा है, तो λ/2 हो जाएगा, ये सेकंड केस का वेवलेंथ λ/2, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। 19th के बाद क्वेश्चन नंबर 20 में अ सोर्स ऑफ पावर 1.2 मेगावाट एमिट्स फोटोन हुज which incident on a surface 2.5 मीटर अवे which is reflected back completely, ठीक है। रिफ्लेक्टेड बैक completely मतलब कंप्लीट रिफ्लेक्शन वाला केस है, तो आपको पता है कि जो आपका फोर्स होगा वो 2IA/c होगा, ठीक है। इंटेंसिटी एरिया बाय सी, है ना। 2 का फैक्टर है, कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड होता है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है, 2 का फैक्टर नहीं आता, ठीक है। तो प्रेशर तो हो जाएगा फोर्स बाय एरिया, तो हो जाएगा 2I/c। आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद है, यही यूज़ करो, मुझे याद रहता है तो मैं ये, ठीक है। ट्वाइस ऑफ इंटेंसिटी बाय स्पीड ऑफ लाइट, है ना। ओके, अब इंटेंसिटी तो होता है पावर बाय एरिया, तो हो जाएगा पावर बाय एरिया, ठीक है। अब ये वैल्यू यूज़ करना है, 2 पावर बाय एरिया इंटू सी, ठीक है। ओके, अब एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया आप निकालोगे। ओके, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी के लिए, 2I/c रहने देते हैं। अब इंटेंसिटी पहले निकाल के दिखाता हूँ मैं, ठीक है। कुछ गलत नहीं था, बस आप ये वाला ए और वो वाले में कंफ्यूज ना हो। तो जितने सरफेस पे लाइट गिर रही है ना, ये वो वाला एरिया है, ठीक है। जितने सरफेस पे लाइट गिर रही है वो, और अभी मैं जो निकाला था वो था बीम का, जो भी है, ठीक है। दोनों सेम ही है, लेकिन तब भी मैं अलग लिख रहा हूँ। अभी अभी देखो यहाँ पे, ओके। तो ये सोर्स को मैं पॉइंट सोर्स मान लेता हूँ, कुछ बोला नहीं, तो ये पॉइंट सोर्स है। तो वेव फ्रंट तो स्फेरिकल होगा, तो एक स्फेरिकल है पॉइंट सोर्स यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको पता है कि इसका पावर अगर P है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितना होगा, P/4πr², ठीक है। तो यही इंटेंसिटी मतलब P/4πr², तो P/2πr²।
अब इसका वैल्यू यूज़ करना है, पावर है 1.2 मेगा, मेगा मतलब 10⁶, डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर स्क्वायर 2.5 स्क्वायर इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ ये कैलकुलेशन करना है हमें, ठीक है। तो चलो मैं कैलकुलेटर से करता हूँ। तो 1.2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3.1 डिवाइडेड बाय 6.25 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो ये सब हो गया, ठीक है, इंटू 10⁻²। तो 10⁻², और साथ में आ रहा है 0.01 ऐसे करीब कुछ, ठीक है। तो 1.03 इंटू 10⁻⁴ है ना। तो पास्कल, तो इसका नियरेस्ट आंसर क्या है, ए, ठीक है। तो 21 में इन अ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, जो आप डिफ्रैक्शन पढ़ते हो एनसीईआरटी में, वो फ्रॉनहोफर ही है, ठीक है, वर्ड में उतना ध्यान मत देना। एक्सपेरिमेंट एट अ सिंगल स्लिट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, द फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्जर्व, ठीक है। फर्स्ट मिनिमा के लिए ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, एन की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो फर्स्ट मिनिमा मतलब ये, ठीक है। थीटा 30 डिग्री पे हुआ है, तो साइन 30 हाफ। ओके, तो ये रिलेशन आ गया पहला इन्फॉर्मेशन से। डायरेक्शन थीटा की वैल्यू फॉर सेकेंड मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। ओके। तो सेकेंडरी मैक्सिमा की बात कर रहा है। तो जो एक तो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, उसके बाद वाला जो फर्स्ट मैक्सिमा रहेगा सेंट्रल के बाद, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा, है ना, जितने भी रहेंगे उसमें से फर्स्ट वाला, यानी ये 1.5 लैम्डा कर देंगे, तो उसके लिए ए साइन थीटा डैश इक्वल टू 1.5 लैम्डा, ठीक है। जैसे लैम्डा पे फर्स्ट मिना आएगा, सेकंड मिनिमा 2 लैम्डा पे आएगा, वैसे लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में 1.5 लैम्डा, यहाँ पे आपका फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा आएगा, ठीक है। ओके, तो ए की वैल्यू तो आप 2 लैम्डा पुट कर दो, तो 2 लैम्डा साइन थीटा डैश इक्वल टू 1.5 लैम्डा, तो लैम्डा लैम्डा कट गया, साइन थीटा डैश हो जाएगा 3/4, तो यानी साइन इनवर्स 3/4 ऑप्शन सी, ठीक है। 22 में टू निकोल्स आर ओरिएंटेड विथ देयर प्रिंसिपल प्लेन्स मेकिंग एंगल, ठीक है, ठीक है, ये मतलब पोलराइजिंग शीट होगा, जो भी मुझे नाम नहीं पता। द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट अनपोलराइज लाइट विच पासिस थ्रू द सिस्टम, ठीक है, ये पहला ये दूसरा, इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। तो अनपोलराइज लाइट का इंटेंसिटी अगर इतना है, तो पहला शीट से पास होने का तो I0/2 हो जाएगा, और फिर माइनस तो लगाएंगे, इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 60, तो दिस इंटू कॉस 360 होता है हाफ, उसका स्क्वायर करेंगे। तो चलो मैं लिख देता हूँ। तो जो फाइनल ट्रांसमिटेड लाइट है ये 1/8, ठीक है। तो I0 हो गया I0/8, तो I0 हो गया, मतलब ये 12% तो है, 12.5% है ना। 1/8 कितना होता है, 0.125, यानी इतना परसेंट, ठीक है ना। आपको अगर देखना है परसेंटेज, मतलब परसेंटेज ऑफ लाइट आउटपुट जो हो रहा है, आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट इंटू 100, ये करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12.5, ठीक है। 1/8 याद रखो, 0.125 होता है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई 12.5 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। 23 में इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ द टू लेंसेज आर इतना इतना इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आई पीस, ये कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट को रखे 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्ट जो है 2 सेंटीमीटर दूर है ऑब्जेक्टिव के, और दोनों का फोकल लेंथ भी दिया हुआ था, ठीक है। फाइनल इमेज इज फॉर्म 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई लेंस, तो आई लेंस से 25, तो फाइनल इमेज में फिर से मुझे नहीं पता ये 25 से बड़ा है कि छोटा है, वो सब मैं यहाँ बना देता हूँ, ये फाइनल इमेज है, ये यहाँ से 25 सेंटीमीटर दूर बना है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, तो इनके बीच का डिस्टेंस पूछा है। ओके, अब ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंस है 1.5, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है, इसका फोकल लेंथ पता है, तो इसके लिए इमेज निकाल लो। तो फर्स्ट वाले के लिए 1/v, वी हमें नहीं पता, -1/u, ए -2 पे है इसके, इज इक्वल टू 1/f, इसका फोकल लेंथ 1.5, ठीक है, जो कि है 2/3, तो 1/v इक्वल टू 2/3 माइनस 1/2, तो 1/6, तो v की वैल्यू +6, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट था, इसका इसमें इमेज बना है इस +6 में, है ना, तो यहाँ पे इमेज बना है, ठीक है। अब सेकेंड वाले के लिए ये ऑब्जेक्ट है,
ये इमेज है ना। तो सेकेंड वाले के लिए ये ऑब्जेक्ट है। तो इमेज का लोकेशन तो पता है सेकेंड वाले के लिए, ये इमेज है ना, तो इमेज कितना है -25 पे। तो 1/v माइनस 1/u, यू मुझे नहीं पता क्योंकि एडिशन मुझे नहीं पता, इज इक्वल टू 1/f। इसका फोकल लेंथ है 6.25, तो 1/u हो जाएगा आपका -1/25, और ये है 4/25, तो u की वैल्यू ये 5/25 मतलब -5। ठीक है। तो सेकेंड वाले लेंस के लिए जो इमेज है वो -5 पे बना है, मतलब सॉरी, सेकेंड वाले लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट जो है -5 पे, यू की वैल्यू -5 है, मतलब ये -5, यानी ये 5 होना चाहिए। इसके लेफ्ट साइड में बना है इसलिए माइनस आया, लेकिन ये डिस्टेंस वाइज देखेंगे तो 5 होगा। ठीक है। तो इनके बीच का दूरी कितना हो जाएगा, 6 + 5 यानी 11, ऑप्शन डी। ठीक है। 24 में अ थिन प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना एंड प्रिज्म एंगल इतना। तो प्रिज्म एंगल 10 डिग्री जो है उसको, मतलब मैं थिन तो नहीं बोलूँगा, एनीवेज नीट में पूछ लिया तो पूछ लिया। अब तो जेई मेन में भी गलतियाँ होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो दिस कम्बिनेशन प्रोड्यूसेस, मतलब बेसिकली दो लेंस, दो प्रिज्म यूज़ कर रहे हैं, नो डेविएशन चाहिए, नेट डेविएशन 0 चाहिए। तो नेट डेविएशन 0 कब होगा, जब दिस इक्वल टू दिस। ठीक है। पहले वाले का डेविएशन, दूसरे वाले का डेविएशन दोनों अपोजिट और मैग्नीट्यूड में सेम हो। ठीक है। तो अपोजिट मतलब दोनों को ऐसे से रख देंगे तो अपोजिट हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड में सेम कर दिए, है ना। तो पहले वाले का म्यू -1 0.52, पहले वाले का एंगल, सेकेंड वाले का म्यू -1 मतलब 0.72 इंटू दूसरे वाले का एंगल। तो ये हो जाएगा आपका 52/72 इंटू 100, तो ये 7.22 यही आ रहा है, क्योंकि और कोई आसपास दिख नहीं रहा है इसके। हाँ मतलब 8 हो सकता है, तो चलो देख लेते हैं। 52/72, हाँ 7.22 ही आ रहा है। ठीक है। 8 पास में, नहीं से मैंने चेक किया, अदरवाइज चेक भी नहीं करता। 25th में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी मे बी ऑब्टेन्ड पर फिशन ऑफ दिस, रिएक्टर जनरेटिंग इतना किलोवाट ऑफ पावर, रेट ऑफ न्यूक्लियर फिशन। ठीक है। यहाँ पे यूनिट्स गायब है, तो रेट ऑफ न्यूक्लियर फिशन बेसिकली शायद अब किलोग्राम पर सेकेंड में है, ग्राम पर सेकेंड में है, नंबर ऑफ एटम्स पर सेकेंड में है, वो नहीं पता। तो ये क्वेश्चन तो बोनस होना चाहिए। अब एक्चुअली मैं बोनस क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ ताकि, मतलब एक्चुअल एग्जाम में तो बोनस हो ही सकते हैं ना। ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, पता तो चले क्या था। तो आपको इतना पावर चाहिए, 200 मेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल रहा है एक, तो 235 यू से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल रहा है 235 यू से। ठीक है। तो आपको चाहिए 1000 किलोवाट, और 3 3 6 10⁶ जूल। तो ये निकालने के लिए आपको चाहिए होगा इतना यू, यू मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है। डिवाइडेड बाय 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 10⁶, इतना किलोग्राम पर सेकेंड, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें जस्ट पता करने के लिए कि यहाँ क्या होना चाहिए था, क्वेश्चन को सही कर रहा हूँ मैं। तो 1.6 गया, 235/200, है ना, 10⁻6 भी किया, तो 235/200, तो 1.17 इंटू 10 हो जाएगा ये -8 किलोग्राम पर सेकेंड। ठीक है। तो 1.175 इंटू 10⁻⁻8 किलोग्राम पर सेकेंड। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। हाँ, अब नंबर ऑफ एटम्स पर सेकेंड होगा तो अलग बात है। तो एटम्स के लिए इसको 1 कर देते, तो 235 मल्टीप्लाई नहीं करते। तो जो भी आंसर आया होगा उसको आप डिवाइड करोगे 235 से, तो 5, 5 वाला भी नहीं है, तो नहीं पता है कि यहाँ क्या है। किलोग्राम पर सेकंड में देखेंगे तो ये होगा। ठीक है। रेट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन ग्राम पर सेकंड में होता तो 10⁻⁻5 हो जाता है। ठीक है। तो इसमें तो कोई भी नहीं है, तो ये तो वैसे भी क्योंकि यूनिट दिया नहीं है तो बोनस ही होना चाहिए। 26 में lenses of power 3 and -5 are combined to form a compound lens. An object is placed at a distance of 50 centimeter from this lens. Calculate the position of the image. ठीक है। तो इससे आप फोकल लेंथ निकाल लोगे, तो पहले वाले का फोकल लेंथ हो जाएगा 100/3, दूसरे वाले का 100/-5। तो पहले वाले का फोकल लेंथ हो जाएगा 100/3, और दूसरे वाले का हो जाएगा 100/-5 विच इज़ -20। ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस लेंस।
ओके, तो लेंस मतलब अब पहला है कि दूसरा नहीं बताया गया, तो पहले से मान लो। तो ये पहला लेंस, ये दूसरा लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है पहले लेंस से 50 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज पूछ रहा होगा, और कुछ नहीं बोला गया तो, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है, ये लेंस का फोकल लेंथ पता है आपको। तो 1/v माइनस 1/u, यू की वैल्यू -50 इज इक्वल टू 1/f, इसका फोकल लेंथ है 100/3, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2 बाय, तो 1/v हो गया 3/100 माइनस प्लस माइनस 2/100, यानी v की वैल्यू +100 है, ठीक है। तो जो इमेज बन रहा है वो, चलो यहाँ का ही बना लेते हैं, यहाँ ही बना सकते हैं बीच में, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं पता एक्चुअली में इनके बीच का डिस्टेंस 100 से बड़ा है कि 100 से छोटा। तो ये 100 सेंटीमीटर। तो इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज है। अब इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस नहीं दिया है। तो अब मुझे डिफ्रेक्शन को 0 मान लूँगा मैं। ओके, तो मुझे समझ में आ गया। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ये डिस्टेंस नहीं दिया गया है ना, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। डिस्टेंस नहीं दिया है तो आप कैसे करोगे आप, ठीक है। ये डिस्टेंस पता रहता तब ना आप, क्योंकि चलो ये 100 है, ये डिस्टेंस पता है, तो आप ये सेकंड वाला का यू पता चल जाता है, ठीक है। वो दिया नहीं है, तो इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसमें मानना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन बनेगा कि दोनों लेंस चिपके हुए हैं ना। तो नेक्स्ट पावर हो जाएगा P1 + P2, तो P1 + P2 करेंगे तो -2, तो नेट पावर है इतना। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आपका इतना, मतलब -50, तो एफ इक्विवेलेंट हो जाएगा -50 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए आपको डायरेक्टली बताया गया था ये। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट। अब फाइनल इमेज का लोकेशन मुझे पता करना है, u की वैल्यू। तो f इक्विवेलेंट जो है उसके यहाँ पे रखो ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर दूर, तो u की वैल्यू -50, ठीक है। वैल्यू पुट कर दिया मैं, तो 1/v इक्वल टू -2/50, यानी v की वैल्यू -25, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अज़ूम करना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स, जो मैंने किया उसमें कुछ गलत नहीं था, बस डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था इसलिए। वो ऑफ कोर्स, हाँ, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए था, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ जाना चाहिए था, अरे डिस्टेंस नहीं दिया है क्वेश्चन तो बन नहीं सकता, ठीक है। तो मुझे अज़ूम करना ही पड़ेगा, दोनों लेंस जो चिपके हुए, थिन लेंसेज है और चिपके हुए है ना। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको बोला गया है, अरे 26 में आपको बोला गया है, 26 हो गया है, सॉरी, सही था। तो 27 में आपको बोला गया है, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव सेम वेलोसिटी इन वैक्यूम बट दे हैव डिफरेंट वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि कलर अलग है मतलब वेवलेंथ अलग है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। फॉर डिफरेंट कलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ सही है, तो सही भी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर का अलग अलग होता है, तो रीज़न भी सही है। और क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो स्पीड ऑफ लाइट भी अलग अलग होगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो सब सही है यहाँ पे। 28 में अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये तो एनसीईआरटी में बेसिकली इसके ऊपर पूरा एक पेज दिया गया है कि क्यों हम लोगों ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट को एक्सेप्ट नहीं किया था इस पर्टिकुलर फिनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले फिनोमेना को, ठीक है। तो देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसको कट ऑफ बोलते हैं, जिसके बिलो अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी होगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, सही है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी एंड नॉट ऑन, ठीक है। आपको पता है भाई के मैक्स जो होता है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन होता है, तो इसमें कहीं भी इंटेंसिटी नहीं आ रहा, ठीक है। इवन व्हेन द मेटल सरफेस इज फेंटली, फेंटली मतलब इंटेंसिटी कितना भी कम कर दे तब भी फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन का निकलना इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, वेदर जो फोटॉन्स है उनका वेवलेंथ, आपका जो है सॉरी फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड से बड़ा है कि नहीं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये भी सही है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटाइज्ड, ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, तो ABC, ठीक है। 28 के बाद 29 में फिगर गिवन बिलो शोज अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जिंग एट पॉइंट P, ठीक है। तो इस याद रखना, जहाँ पे भी बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट बीम जहाँ पे कन्वर्ज होती है या होना चाहती है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, पॉइंट P ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कनकेव लेंस को लाया गया, ठीक है, तो कहाँ पे, बेसिकली ये लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे है,
वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ कोर्स 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जहाँ पे भी इंसिडेंट रे मिलना चाहती है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, इसका फोकल लेंथ आपको दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो ये -20 होगा। तो इमेज का लोकेशन निकालना है, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v हो जाएगा 1/10 माइनस 1/20, जो कि है 1/20। तो फाइनल इमेज जो है राइट साइड में 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स पूछा था ना, एक्स क्या है, सच द ओपी बिकम्स द बीम कन्वर्जेस डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द लेंस, ठीक है। तो इससे एक्स डिस्टेंस दूर इमेज बन रहा है, इमेज। तो एक्स की वैल्यू हमें पता है 20 होना चाहिए, ठीक है। अब 29 में हो गया, 29 30 में रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए रेक्टेंगुलर ग्लास फ्रेम जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री। द लाइट रे सफर्स अ डेविएशन एट द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच इज 25%, ठीक है। ओके, डेविएशन के बारे में बोला गया है। तो ये सरफेस है, एयर पे लाइट आया, ये नॉर्मल बना दो, ठीक है। लाइट रे ऐसा चला गया है ना। अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपको बोला कि 25% डेविएशन हुआ है, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर ये लाइट रे डेविएट नहीं होता तो ऐसे चला जाता है ना। तो अगर ये लाइट रे डेविएट नहीं होता तो ऐसे जाता, ठीक है। तो इसको तो डेविएशन बोलते हैं। अब डेविएशन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस का 25% है, तो ये डेविएशन अगर 25% है ऑफ आई, तो ये कितना हो जाएगा 75% ऑफ आई, क्योंकि ये है 25% ऑफ आई, ठीक है। तो इस एंगल का 25% ये है, तो ये 75 होना चाहिए, क्योंकि वही वर्टिकली अपोजिट ये आई है, तो टोटल भी आई होना चाहिए, ठीक है। तो अगर लाइट डेविएट नहीं होती तो ऐसे आती, ये अनडेविएटेड लाइट है, ऑफकोर्स ऐसा नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना है, तो यही आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंस तो लगाते हैं, यहाँ पे म्यू 1 है, तो 1 इंटू साइन आई इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास म्यू मान लो, म्यू इंटू साइन आर, आर की वैल्यू 0.75 आई, मतलब 3/4 आई, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी साइन आई डिवाइडेड बाय साइन 3 आई बाय, ओके। डेविएशन इज 25% ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये 25 से 75, ठीक है। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे, साइन 3 आई/4 कैसे निकालेंगे। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया है, वही मैं सोचूं, ठीक है। ये 60 है, ये 45 हो गया, तो साइन 60/sin 45, तो √3/2 डिवाइड बाय 1/√2, तो ये √3/√2 यानी ऑप्शन ए, ठीक है। 30 हो गया। ओके, 31 में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेसर विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, सही है। स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये गलत है। स्पीड ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो स्टेटमेंट बी करेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। ओके, बोथ स्टेटमेंट नहीं, ओनली स्टेटमेंट ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, ठीक है। ओके, 31 के बाद 32 में when a real object is at a distance of 8 centimeter and 12 centimeter from a lens, a virtual image and a real image is formed respectively having same size, okay। the ओके, अब देखो साइज सेम है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्निफिकेशन सेम नहीं, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है ना। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, लेंस के लिए होता है v/u, मिरर के लिए -v/u, लेंस के लिए v/u, ठीक है ना। अब v होता है uf/u+f लेंस के लिए, है ना। तो बाय यू करेंगे तो f/u+ है। अगर आपको डायरेक्टली याद है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इतना है तो आप यूज़ करो, मुझे याद नहीं तो मैं मतलब डिराइव कर ले, ठीक है। तो f/u+f। अब f/u+f की वैल्यू निकालते हैं दोनों केस में। तो फर्स्ट केस में f/u+f, फर्स्ट केस में u कितना है 8, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस 8, तो u की वैल्यू -8 ले लो, और सेकेंड केस में u की वैल्यू -12 ले लो, ठीक है ना। अब ये दोनों मैग्निफिकेशन एक दूसरे का नेगेटिव होंगे, क्योंकि एक केस में रियल बन रहा है, एक केस में वर्चुअल बन रहा है। मतलब बेसिकली जब ऑब्जेक्ट दूर इनफ है तब उसका जो इमेज बन रहा होगा उल्टा बन रहा होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट जब बहुत पास है तब इमेज
सीधा बन रहा होगा, ठीक है। तो ये एच है, ये एच डैश है, तो ये एच डैश ही है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखोगे तो उल्टा हो गया, यहाँ पे सीधा ही है, तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे नेगेटिव आने वाला है, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है ना। तो जब भी आपका वर्चुअल सॉरी रियल इमेज बना है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा ठीक है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन साइन अपोजिट होगा, तो बस माइनस साइन पुट कर दो। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एफ माइनस एट इज इक्वल टू 12 माइनस एफ, तो 2f इक्वल टू 20, तो फोकल लेंथ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एफ हो जाएगा 10। ओके, पिछले वाला 32 था ना। हाँ, 33 में इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। पी क्यू आर इज ए राइट एंगल प्रिज्म विथ अदर एंगल्स है 60 एंड, ठीक है। टोटल एंगल सबका दे दिया प्रिज्म का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज 1.5। पी क्यू हैज़ अ थिन लेयर ऑफ लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड भी है, मतलब ग्लास प्लस लिक्विड है। लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द फेस पी आर, पी आर मतलब ओके यहाँ पे नॉर्मली गिरा लाइट 90 डिग्री है, ठीक है। ओके तो चलो मैं इसी में ड्रॉ कर लेता हूँ कलर, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो लाइट जो है नॉर्मली गिरा यहाँ पे, अनडिवाइडेड पता चला जाएगा पहला रिफ्रैक्शन में। तो फाइन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैक्सिमम, अरे भाई इतना कहानी लिखा गया। अब यहाँ पे टी आर करवाना है आपको, तो यहाँ टी आर करवाने के लिए आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, थीटा शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अभी थीटा निकाल लेते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये थीटा जो है, अब क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 60, ये 9 6 15 30, ये 30 है, तो थीटा कितना हो जाएगा 60। तो थीटा कितना है 60, तो 60 डिग्री शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। यानी साइन 60 डिग्री ग्रेटर देन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, है ना। साइन लगाने में कोई टेंशन नहीं है, कॉस अगर लगाओगे आप गलती से कॉस लगाओगे तो इनइक्वालिटी को उल्टा कर देना, साइन में जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा साइन हो जाता है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं कर। ओके, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल ये होता है, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या होता है, म्यू रेयर बाय म्यू डेंसर, ठीक है ना। अब ऑफकोर्स ये डेंसर होगा क्योंकि लाइट रे तभी टी आर होती है जब डेंसर से रेयर की तरफ है, तो ये डेंसर ये रेयरर, तो म्यू ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ग्लास, ग्लास है 1.5, ठीक है। साइन ऑफ क्रिटिकल है हमेशा म्यू रेयर बाय म्यू डेंसर, ये रेयर मीडियम होगा, ये डेंसर होगा, ठीक है। ऑप्टिकली रेयर, ऑप्टिकली डेंसर की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो यहाँ से आपको आया 1.5 इंटू साइन 60 ग्रेटर देन म्यू, तो म्यू ग्रेटर देन दिस है, तो 1.5 √3/2, तो म्यू ग्रेटर देन 1.2, सॉरी म्यू लेस देन आ रहा है ना, ओके म्यू लेस देन 1.299, तो 1.3, तो म्यू 1.3 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं तो बोलाऊंगा तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे, मैं रहूंगा तो 1.2 को चूज़ करूंगा, लेकिन नीट वाले 1.3 भी चूज़ कर सकते हैं, वो आपके किस्मत पे डिपेंडेंट है। अब एक्चुअली में इसको जब पूरा कैलकुलेट किया मैं, तो 1.5 इंटू √3/2, मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर लेता हूँ। √3/2 इंटू 1 तो 1.299 था, तो ये भी नहीं था, इससे आपका आया म्यू लेस देन 1.299, तो 1.299 से कम ऑफ कोर्स ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है ये इतना, ठीक है। अब ठीक है, अब इसको फिर मैक्सिमम पे जाते हैं, नहीं चलो सर सही है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, मैक्सिमम बोल दिया ना, ठीक है। तो याद रखना एज लॉन्ग एज म्यू इससे 1.299 से कम होगा तब तक यहाँ पे टी आर होगा, ठीक है। अब म्यू लेस देन इसको अप्रोक्सीमेट लिखेंगे तो 1.3, ठीक है ना। तो म्यू का मैक्सिमम वैल्यू अगर कोई पूछे तो अब क्या बोलोगे, 1.299, वही 1.3 से जस्ट छोटा बोलो, तो अप्रोक्सीमेटली तो हम लोग बोल ही सकते हैं ये, तो ठीक है ये कर लेते हैं, तो जेई में भी करते हैं नीट में भी करते हैं, ये गलती गलती बोलो या जो ही बोलो ऐसे ही करते हैं। जैसे आपको बोला जाए एक्स लेस देन 2 है, तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तो आप 2 ही बोलोगे, क्यों, क्योंकि आप बोलोगे एक्स का मैक्सिमम वैल्यू तो 1.999999, क्योंकि 2 से कम रख रहे हैं ना, तो इसको अप्रोक्सीमेटली आप 2 बोल दोगे, ठीक है। तो उस सेंस में ये सही है एक्स मैक्स, तो ऐसे ही 1.3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि मैक्सिमम बोला था। अगर मैक्सिमम नहीं बोलता रिफ्रैक्टेड इंडेक्स लिक्विड, तब मैं इसको चूज़ करता, अगर मैक्सिमम नहीं बोलता तो। अभी मैक्सिमम बोला था इसलिए 1.3, ठीक है। एक्चुअली 1.299 होता तो बेस्ट होता है, लेकिन ठीक है। 34 में
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर सो दैट द लाइट रेज रिट्रेस। अब रिट्रेस करने के लिए आप क्या चाहोगे कि मिरर में परपेंडिकुलर के लिए, ठीक है, और मिरर में परपेंडिकुलर कब गिरेगा, जब मिरर पे जो लाइट आ रहा होगा वो उसके ऑप्टी क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट का इस चीज़ के कारण जो इमेज बनेगा वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर बनना चाहिए, क्योंकि अगर मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तब लाइट रे जो होगा परपेंडिकुलर गिरेगा, और एक बार लाइट रे परपेंडिकुलर गिरेगा तो वापस आ जाएगा, रिट्रेस करेगा, ठीक है। तो रिट्रेस करने के लिए मिरर पे परपेंडिकुलर गिरना चाहिए, मिरर पे परपेंडिकुलर गिरने के लिए मिरर के लिए ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ नहीं दिखेगा, पास दिखेगा, है ना। कितना पास दिखेगा, शिफ्ट बोलते हैं उसको, तो शिफ्ट होता है 1 - 1/μ इंटू थिकनेस, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, थिकनेस ऑफ स्लैब, है ना। तो 1 - 1/μ, तो 2/3 इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये तो आपका 1 सेंटीमीटर है ना, ठीक है। तो यही होना चाहिए, यानी इस ऑब्जेक्ट का इस चीज़ के कारण इमेज यहाँ बन रहा है, तो इसको मैं वापस इस कलर से देखते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज, पहला इमेज यहाँ बना है ना, इसके कारण, ठीक है ना, क्योंकि रे इस ऑब्जेक्ट से निकल के पहले तो इसके थ्रू पास होगी, तो इसके कारण इमेज इस ऑब्जेक्ट का यहाँ बना है, ठीक है। ओके, अब ये इमेज मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो आर डिस्टेंस दूर होता है, ठीक है ना। तो मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी दूरी पे होगा, आर डिस्टेंस दूर, तो आर के वैल्यू 20 है, तो ये 20 होना चाहिए। अब ये 1 है, ये 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 21। तो आपसे बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर, तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का 1 + 20 यानी 21, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। 35 में बोथ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ए बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए फोटो सेंसिटिव सरफेस आर इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को आप अगर फ्रीक्वेंसी को आप 2 गुना कर दोगे ना, तो इंटेंसिटी अपने आप 2 गुना हो जाएगी, आपको अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, इम्प्लाइड है, ठीक है। ओके, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे, देखो जो इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब एनर्जी जो होता है वो होता है आपका, एनर्जी जो इंटेंसिटी क्या होता है, सॉरी, एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट टाइम, तो मैं गलत लिखा था यहाँ पे, इंटेंसिटी होता है पावर पर यूनिट टाइम, पावर पर यूनिट एरिया, सॉरी फिर से गलत लिख रहा हूँ मैं, पावर पर यूनिट एरिया, ये होता है इनसे, और एरिया नॉर्मल होना चाहिए, वो सब चीज़ सही है। तो पावर पर, अब पावर क्या होता है, पावर होता है आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स, पावर क्या हो जाएगा डी, जैसे इसको आप डी, ये एनर्जी बाय टाइम लिखो, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम को इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब जो एनर्जी हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, है ना। तो एनर्जी हो जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ये हो जाएगा इंटेंसिटी, ठीक है। समझ में आई बात, ओके। अब अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, एच इंटू फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा एच इंटू फ्रीक्वेंसी। तो आप देख सकते हो इंटेंसिटी आ गया आपका dN/dt, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, इंटू ये डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें ये तो नहीं लग रहा कि बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया वगैरह को चेंज किए हैं, मतलब किसी को लग सकता है तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि नहीं हुआ ऐसा, और ये है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, ठीक है ना। ये है नंबर ऑफ फोटॉन्स, यानी लाइट बीम में जो फोटोन, कितने फोटोन एक सेकंड में मेटल पे, मेटल सरफेस पे, फोटो सेंसिटिव सरफेस पे गिर रहे हैं, ठीक है। ये है फ्रीक्वेंसी। अब देखो, अगर फ्रीक्वेंसी को डबल करोगे, इसको डबल करोगे तो ये अपने आप, ये पूरा चीज़ तो अपने आप डबल हो गया ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी के बदले आप यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, यहाँ जैसे फ्रीक्वेंसी पहले 10 था, तो आई इंटेंसिटी का जो ही वैल्यू आएगी, फ्रीक्वेंसी को आप 20 करोगे तो डबल आ जाएगी, क्योंकि बाकी सब सेम है ना। मतलब खाली फ्रीक्वेंसी को ही डबल करने से इंटेंसिटी क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो आपको अलग से नंबर ऑफ फोटॉन्स को चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं। डबल करने की जरूरत है कि नहीं, इसको भी डबल करें, इसको भी डबल करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इंटेंसिटी को डबल किए है, फ्रीक्वेंसी डबल करने से इंटेंसिटी अपने आप डबल हो जाएगा। तो अगर ये लाइन में नहीं भी लिखूँ तब भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ओके, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी का डबल करेंगे तो इंटेंसिटी अपने आप डबल हो जाएगा, है ना। ओके, फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे, यहाँ 2 म्यू लिखेंगे तो इंटेंसिटी डबल हो जाएगा, तो यानी इन सबको डबल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस लाइन से हमें पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी तो डबल हुआ है,
लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ये सेम है, खाली फ्रीक्वेंसी डबल हो गया है। नंबर ऑफ फोटॉन्स जो एक सेकंड में गिर रहा था मेटल पे वो सेम है। तो अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स जो एक सेकंड में गिर रहा है, ये पी लिख देते हैं फोटॉन्स के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकलेगा पर सेकंड वो भी सेम रहेगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकला अगर वो सेम है तो फोटो करंट सेम हो गया। समझ रहे हो बात को ना। मान लेते हैं कि 100 फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, वैसा होता नहीं है लेकिन मान लेते हैं। तो अगर 100 फोटोन सेकंड केस में भी इंसिडेंट हो रहा है, भले एनर्जी ज़्यादा है फोटोन का, तब भी 100 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलेगा ना, क्योंकि एक फोटोन तो एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल सकता है चाहे कितना भी एनर्जी हो जाए। तो फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये अनचेंज रहेगा, ठीक है। आप वैसे जो नीट वाले होते हो रट लेते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो करंट बढ़ जाएगा, नहीं। इंटेंसिटी अगर आप बढ़ा रहे हो, इंटेंसिटी को जैसे डबल कर रहे हो ना, और इसको डबल करने का दो तरीका है, या तो इसको डबल कर दो या तो इसको डबल करो, बस दोनों में से एक को, ठीक है। इसको भी डबल करोगे, इसको भी डबल करोगे तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब आप नीट के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन या जेई के भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में बोला जाता है ना कि इंटेंसिटी को डबल कर दिए, तो यूजुअली इसको डबल किया जाता है कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए इसको डबल किया जाता है। तो वहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड अगर डबल करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे होंगे बाहर मेटल सरफेस से वो भी डबल हो जाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको मतलब अलग से बोल दिया कि फ्रीक्वेंसी को ही डबल की, जब इसको डबल किए तो यहाँ पे इसको डबल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि दोनों डबल करेंगे तो आई 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये कॉन्स्टेंट है। तो नंबर ऑफ फोटॉन जो एक सेकंड पे पहले गिर रहे थे मेटल में, अभी भी उतने ही गिर रहे हैं, भले इंटेंसिटी डबल हो गया है। क्यों? क्योंकि आपने हर फोटॉन का एनर्जी ही डबल कर दिया, फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया, ठीक है। ओके। तो इंक्रीज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज फोटो सैचुरेशन करंट गलत है, जो करंट होगा वो डबल नहीं होगा, ठीक है। ओके। एंड वुड इंक्रीज द फोटो करंट, इंक्रीज द फोटो करंट मतलब गलत, फोटो करंट अनचेंज रहेगा, ठीक है। इंक्रीज मैक्सिमम विल हैव नो इफेक्ट, विल हैव नो इफेक्ट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट, सही। नो इफेक्ट, तो कि ये दोनों को चेक करना है। तो इंक्रीज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बाय फैक्टर ग्रेटर देन 2, सही है। तो के मैक्स क्या होता है? के मैक्स होता है एच न्यू माइनस फाइव। तो इसको अगर 2 गुना कर देंगे न्यू को, तो ये आपको पता है ये आपका 2 गुना से ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चेक कर लो। तो पहले इतना था, बाद में हो जाएगा के मैक्स डैश, मतलब ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 2 h न्यू माइनस 5। तो इसको आप देखोगे तो 2 h न्यू माइनस 5 प्लस 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। h न्यू माइनस 5 क्या है? ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी प्लस समथिंग, और 5 तो 1 से मतलब ग्रेटर देन 0 होता है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस समथिंग है, यानी ट्वाइस से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप यहाँ पे बोले क्या करोगे? हाँ, आप यहाँ पे ये करोगे, ऑप्शन बी कर दोगे, ठीक है। ऑप्शन बी कर दोगे। अगर आप ये सारी चीज़ों में बताया आप नहीं सोचोगे तो ऑप्शन बी करोगे, तो ये गलत है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी डबल हुआ है तो नंबर ऑफ, और इंटेंसिटी भी डबल हुआ है, तो इंटेंसिटी डबल करने के लिए फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे तो इसको अनचेंज रखना पड़ेगा। तो ये दुगना हो गया, ये कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी डबल। इसको भी डबल कर दोगे तब ये होगा, लेकिन फिर क्वेश्चन का जो बेस है कि इंटेंसिटी डबल हुआ है वो गलत हो जाएगा। इंटेंसिटी तो फिर 4 टाइम्स हो जाएगा, ये भी डबल ये भी डबल, तो 4 टाइम्स, ठीक है। 35 के बाद 36 में अ न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी इतना डिसइंटीग्रेटेड टू न्यूक्लियर डॉटर न्यूक्लियर ऑफ मासेस इन द रेशियो इतना डेंसिटी, ठीक है। अरे डेंसिटी सबका सेम ही रहता है ना, ठीक है ना। डेंसिटी जो होता है न्यूक्लियर डेंसिटी वो कांस्टेंट होता है। तो कितना भी पार्ट्स में टूट जाए न्यूक्लियस को, आप 50 गुना, एक आयरन का रॉड है उसको कितना भी तोड़ देंगे डेंसिटी तो वही रहेगा ना, ठीक है। 37 में द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट टू बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई इज इतना, द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ इतना, एंटरिंग द आई विथ प्यूपिल एरिया इतना पर सेकंड फॉर विजन विल बी, ठीक है। तो इंटेंसिटी तो आपको पता है इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है। पर सेकंड बोल दिया है तो पर सेकंड मतलब टाइम की वैल्यू 1, तो ई बाय ए, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछा है, ठीक है। तो एनर्जी हो जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, है ना। ये तो एनर्जी ऑफ लाइट है, तो एनर्जी ऑफ लाइट यानी टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन्स वो हो जाएगा एक फोटोन का एनर्जी इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। तो एन की वैल्यू हो जाएगी आई इंटू ए डिवाइडेड बाई ई वन। तो इंटेंसिटी है आपका 10⁻⁻10, एरिया आपको दे दिया है 10⁻⁻6, और एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकाल लेते हैं। तो एस सी बाय लैम्डा करना पड़ेगा, एच सी
बाय लैम्डा, लैम्डा है 5.6 10⁻⁻7, ठीक है। तो 66 इंटू थ्री यानी 198 डिवाइडेड बाय 56। अरे मैं गलत कर दिया, 66 इंटू थ्री डिवाइडेड बाय 56, तो 3.5, 3 और 10 की पावर में देखेंगे तो 8 7 15, 15 15 30, 15 4 19, तो इतना जूल आ रहा है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन इतना है, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 16 3 बचेगा, तो 1 डिवाइडेड बाय आंसर तो 0.28, ठीक है। तो 280 आ जाएगा, ऑप्शन बी। खाली कैलकुलेशन था। फॉर ए स्मॉल एंगल प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म ए, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वेरीज, ठीक है। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म का रिलेशन पूछा है, ग्राफ पूछा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ए तो कांस्टेंट है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू μ-1, तो आपका लीनियर ग्राफ होना चाहिए। तो डेविएशन वर्सेस म्यू का ग्राफ, तो म्यू इक्वल टू 1 पे लीनियर ग्राफ होना चाहिए और म्यू इक्वल टू 1 पे जीरो हो जाएगा। जैसे म्यू इक्वल टू 1 रखेंगे तो डेविएशन जीरो, तो डेविएशन की वैल्यू जीरो कब होगी, जब म्यू की वैल्यू 1 हो। बाकी पॉजिटिव स्लोप है, देखो म्यू के सामने क्या है, 1 है ना। ये यहाँ से आप देखो, पूरा देखना है तो पूरा देख लो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यह है म्यू इंटू 1, ठीक है, माइनस ए। तो आप देखोगे तो म्यू का कोफिशिएंट जो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एम एक्स प्लस सी है ना। तो स्लोप जो है पॉजिटिव होना चाहिए, तो स्लोप पॉजिटिव है और वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर वाई इंटरसेप्ट आपको देखना है तो ए माइनस ए से पास हो रहा हो, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आना चाहिए। तो पॉइंट पी करेस्पॉन्ड्स टू म्यू इक्वल टू 1, सही है, ग्राफ दे दिया है। और स्लोप ऑफ द लाइन इज a/2, स्लोप ऑफ द लाइन ए है ना, ये स्लोप है, तो ये गलत। स्लोप इज 2a, गलत। नन ऑफ द अबव इज गलत, क्योंकि एक ट्रू है, ठीक है। 38 के बाद 39 में, रेशियो ऑफ डी Pauli wavelength ऑफ अल्फा पार्टिकल टू दैट ऑफ प्रोटॉन बीन सब्जेक्टेड टू द सेम मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम है, सो दैट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ्स आर इक्वल, रेडियस भी इक्वल है, ठीक है। तो रेडियस क्या होता है, एम वी बाय क्यू बी, एम बी मतलब मोमेंटम बाय इतना। अब बी दोनों केस में सेम है, तो मोमेंटम बाय चार्ज, तो रेडियस मोमेंट, अब रेडियस भी सेम है, यानी पी बाई क्यू दोनों केस में सेम होगा, यानी मोमेंटम बाय चार्ज। तो पी प्रोपोर्शनल टू चार्ज बेसिकली, ठीक है। अब डी Pauli वेवलेंथ, ओके, द रेशियो ऑफ डी Pauli वेवलेंथ पूछा है, ओके। तो डी Pauli वेवलेंथ तो आप लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, मतलब पी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/λ। तो लैम्डा का जो चार्ज होगा, अब लैम्डा ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्यू ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ अल्फा। अब प्रोटॉन का चार्ज ये होता है अल्फा का 2e, तो ये हाफ हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। 39 के बाद 40 में, फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द इंसिडेंट फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है, आइडेंटिफाई द करेक्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस लैम्डा ग्राफ बनाना, ठीक है। आपको पता है स्टॉपिंग जो के मैक्स होता है, के मैक्स होता है एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है ना, ओके। तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर लगाए यहाँ पे, तो इसको मैं दो फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो y एक्सिस में तो वी नॉट रखना है, तो ये तो y है, तो चलो वी नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। वी नॉट हो जाएगा एस सी बाई ई इंटू 1/λ माइनस 5/e, ठीक है। तो ये y एक्सिस में प्लॉट करना है, एस सी बाई तो एक कॉन्स्टेंट है, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, और 1/λ। तो एक्स एक्सिस में अगर लैम्डा को प्लॉट करना है, माइनस एक पॉजिटिव कांस्टेंट फिर से, ठीक है। तो आप देख सकते हो y इक्वल टू वैसे 5 1/x इंटू -3 ऐसा कुछ आया, जो भी है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ पॉजिटिव कांस्टेंट का। तो y और x ऑफकोर्स लीनियर नहीं है, और x बढ़ाने से y घटेगा, ठीक है। तो 1/λ वाला ग्राफ तो ये गलत है, क्योंकि x को बढ़ाएंगे तो y घटना चाहिए, है ना। सॉरी, x को बढ़ाएंगे तो आपका y घटना चाहिए, x को बढ़ाएंगे, हाँ घटना चाहिए, सही है, तो ये गलत हो गया। तो 1/λ, 1/λ वाला, सॉरी लैम्डा को एक्स, तो 1/λ वाला जो ग्राफ है, तो लैम्डा के बदले एक्स लिखा हो ना मैं,
हाँ, तो वी नॉट वर्सेस लैम्डा ग्राफ जो होगा नॉन लीनियर होगा, तो वी नॉट वर्सेस लैम्डा ग्राफ नॉन लीनियर होगा, ठीक है। ये सही है, नॉन लीनियर वाला यही है, और ये मैं सॉरी इसको मैं गलत बोला था, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। वी नॉट वर्सेस लैम्डा हो गया। अब वन बाय लैम्डा के लिए करते हैं, तो यहीं पे इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, देखना है यहाँ पे। अब वन बाय लैम्डा के वर्सेस ग्राफ है, मतलब एक्स एक्सिस में क्या है, वन बाय लैम्डा है, तो वन बाय लैम्डा को आप एक्स बोलोगे, तो ये पॉजिटिव कांस्टेंट इंटू एक्स, ये पूरा चीज़, क्योंकि वन बाय लैम्डा एक्स एक्सिस पे मतलब माइनस पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म, मतलब जो भी है माइनस है, तो मतलब स्ट्रेट लाइन वाला टाइप आ रहा है, y इक्वल टू फाइव एक्स माइनस थ्री, तो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो वन बाय लैम्डा के वर्सेस जो ग्राफ आएगा वी नॉट का, वी नॉट वर्सेस वन बाय लैम्डा, वो स्ट्रेट लाइन रहेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली वन बाय लैम्डा के साथ स्ट्रेट लाइन है, तो लैम्डा के साथ स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, है ना। ओके, ये स्ट्रेट लाइन था तो एलिमिनेट हो गया, तो ए और सी सही है, ऑप्शन बी, ठीक है। 40 के बाद 41 में, इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा वन इज अलाउड टू फॉल ऑन ए मेटल देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड इतना, इफ वेवलेंथ को चेंज करके लैम्डा टू कर दिया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतना है, तो वर्क फंक्शन क्या होगा, ठीक है। तो आप एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ओके, एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगा एस सी बाय लैम्डा इक्वल टू वर्क, आपका एनर्जी ऑफ फोटोन दो चीज़ों में जाएगा, एक तो के मैक्स और ये, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को ई से नोट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, प्लस वर्क फंक्शन, ठीक है। तो आपसे वर्क फंक्शन पूछा है, ओके। तो ये वैल्यू दो बार लिखते हैं, ये क्वेश्चन दो बार लिखेंगे, तो लैम्डा वन में ई वन है, और जब वेवलेंथ ऑफ लाइट को लैम्डा टू कर दिए तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतना है, ये मैक्सिमम के मैक्स को ही मैं ई वन ई टू इस क्वेश्चन में लिखा गया, ठीक है। तो वर्क फंक्शन पूछा है, फाइव पूछा है, तो इनका रेशियो ले लो, क्योंकि एस सी नहीं चाहिए आपको, तो इसका रेशियो ले लो, तो लैम्डा टू बाय लैम्डा वन इक्वल टू ई वन प्लस फाइव डिवाइडेड बाई ई टू प्लस फाइव। तो इसको सिंप्लीफाई करें, तो लैम्डा टू ई टू प्लस लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन इंटू फाइव इक्वल टू लैम्डा वन ई वन। तो फाइव की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा वन ई वन माइनस लैम्डा टू ई टू बाय लैम्डा टू माइनस वन, ठीक है। ओके, ई वन लैम्डा वन माइनस ई टू लैम्डा टू डिवाइडेड बाय लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। 42 में रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड इन द फॉरवर्ड कंडीशन इज इतना, तो ये तो फॉरवर्ड, ये देख लो इसका, ये हायर पोटेंशियल है, ठीक है, 6 वोल्ट है, देखो इसको अगर यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ये 0 वोल्ट, 0 वोल्ट क्योंकि ग्राउंडेड है, ठीक है। ये 6 वोल्ट, मतलब ये 6 वोल्ट और ये 2 वोल्ट, है ना। ये लोअर है, हायर है बाई टू, तो ये 0 है तो 2, ये 0 है तो 6, तो इसका देखो पी साइड को आप, मतलब सॉरी इस साइड को, मतलब करंट तो हायर से लो इस तरफ फ्लो होना चाहते हैं, और एरो का सेंस भी वही है ना, डायोड का सिंबल जो है, तो यानी ये फॉरवर्ड बायस है, तो ये 20 ओम के रेजिस्टेंस के बराबर है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखो तो 4 वोल्ट का है, और इसके बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 100। तो 100 ओम का पोटेंशियल का रेजिस्टेंस के अक्रॉस 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V इक्वल टू आई आर यूज़ करो आप, तो V की वैल्यू 6 माइनस 2 4, और आई की वैल्यू पता करना है, इंटू रेजिस्टेंस है 100, तो आई की वैल्यू 0.04, ऑप्शन सी, ठीक है। Okay, a prism of refractiveness mu and angle of prism A is placed in the minimum deviation position if the angle of minimum deviation is ना, तो वैल्यू ठीक है, तो आपको पता है म्यू होता है साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाय टू। अब जो मिनिमम डेविएशन है वो एंगल ऑफ ए, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ए, तो मिनिमम डेविएशन का वैल्यू भी क्वेश्चन में दे दिया ए है, तो ऊपर में हो जाएगा साइन ए और नीचे में साइन ए बाय टू। अब साइन ए होता है 2 साइन ए बाय टू कॉस ए बाय टू, और नीचे में है साइन ए बाय टू, तो साइन ए कट गया, तो 2 कॉस ए बाय टू, तो म्यू की वैल्यू 2 कॉस ए बाय टू है, तो म्यू बाय टू करेंगे तो कॉस ए बाय टू, कॉस को इधर लेते जाएंगे तो कॉस इनवर्स, तो ए की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ दिस, तो ए की वैल्यू 2 कॉस इनवर्स म्यू बाय टू। 43 हो गया 44। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला गया ट्रूथ टेबल फॉर 4 नैंड गेट। ओके, अब इसको सॉल्व करने से अच्छा तो हम वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो सपोज मैं ए और बी को 0 देख रहा हूँ, तो देखते हैं वाई कितना आएगा, ठीक है ना। तो अगर ए और बी 0 है तो वाई कितना आएगा, तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको।
ओके, यहाँ ज़ीरो ज़ीरो, तो यहाँ ज़ीरो गया, यहाँ से ये ज़ीरो यहाँ गया। अब ज़ीरो ज़ीरो एंड में घुसेगा तो ज़ीरो बाहर निकलेगा, उसका नॉट करेंगे तो ज़ीरो। तो यहाँ ज़ीरो तो मतलब यहाँ ज़ीरो, ठीक है। अब दो ज़ीरो एंड में घुसेगा तो बाहर निकलेगा ज़ीरो, उसका नॉट करेंगे तो वन। वैसे यहाँ भी वन, वन और वन एंड में घुसेगा तो वन बाहर निकलेगा, उसका नॉट करेंगे तो ज़ीरो। तो ए और बी ज़ीरो है तो वाई ज़ीरो आना चाहिए। तो ए और बी ज़ीरो है तो वाई ज़ीरो आना चाहिए, ए और बी ज़ीरो है तो वाई ज़ीरो आना चाहिए, ए और बी ज़ीरो है तो वाई वन है, गलत। ए और बी, तो ये दोनों तो गलत हो गए। ठीक है, इन दोनों में से कोई ना कोई सही होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस जैसे लास्ट वाले कॉलम, लास्ट वाले रो में दिख रहा है, वन वन पे ज़ीरो आ रहा है, ये वन वन पे वन आ रहा है, तो वन वन करके देख लेते हैं। तो दोनों को अगर वन वन करे, है ना, हमें पता है ऑप्शन ए ऑप्शन बी में कोई ना कोई करेक्ट है। ठीक है, अब ये वन वन कर लेते हैं। तो ये वन है, तो यहाँ वन वन, वन और वन एंड में जाएगा तो वन बाहर निकलेगा, उसका नोट करेंगे तो यहाँ वन, ये वन यहाँ पहुँचा, ये वन भी यहाँ पहुँचा, और ये वन भी यहाँ है। ठीक है, वन और वन एंड में जाएगा तो वन बाहर निकलेगा, उसका नोट करेंगे तो जीरो। वैसे यहाँ भी जीरो, जीरो जीरो एंड में घुसेगा तो जीरो बाहर निकलेगा, उसका बाहर वन करेंगे। तो वन वन इनपुट रहेगा तो आउटपुट वन आ रहा, वन वन इनपुट रहेगा तो आउटपुट वन आ रहा। तो यहाँ जीरो है तो ये गलत हो गया ये। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ये दोनों चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तीनों एलिमिनेट हो गया। तो अगर ये क्वेश्चन में अगर ये सही है सब पूरा क्वेश्चन तो यही होना चाहिए। अदरवाइज ये भी नहीं हुआ, मान लो इसको चेक करके देखे नहीं आया तो ये बोनस हो गया होगा। ठीक है, 45 में फोर आइडेंटिकल डायोड्स आर कनेक्टेड एट शोन, करंट कितना होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे तो ये फॉरवर्ड बायस है। देखो करंट ऐसे जाना चाहता है तो ये तो फॉरवर्ड बायस है, इसमें तो करंट फ्लो नहीं होगा तो इसको भूल जाओ। वैसे यहाँ पे करंट ऐसे लेना चाहते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस मतलब ये इसमें करंट नहीं जाएगा, तो करंट ऐसा जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, एरो की दिशा में जाता है। तो अगर आप इसको वापस देखना तो देख लो, तो इसमें करंट कैसे आ सकता है देख लो आप। करंट इसमें, ठीक है, यहाँ तो वापस यहाँ से करंट निकल रहा तो घुसना भी चाहिए ना, तो इसमें करंट ऐसा जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, और इसमें ऐसा जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों में कोई करंट फ्लो ही नहीं रहा, तो इसको आप मिटा दो। ठीक है, तो जो करंट है ये आई का आई यहाँ, फिर आई यहाँ, और फिर वही आई यहाँ। ठीक है, तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। इस ब्रांच में कुछ भी नहीं जाने वाला, इस ब्रांच में कुछ भी नहीं जाने वाला। ठीक है, ठीक है, तो कितना होगा, तो कुछ बोला नहीं गया तो इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जीरो मान लेते हैं, तो ये 5 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लूप लगाएंगे तो 5 वोल्ट का गेन है, कोई लॉस नहीं क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो मानना है। 50 आई, तो 50 आई इक्वल टू 5, तो आई की वैल्यू 0.5, आई की वैल्यू 5/50, 1/10 मतलब 0.1, ऑप्शन ए। ठीक है, 45 के बाद 46 में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ओके ये ए बी सी डी होगा, हमें दिख नहीं रहा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है ना, ये ऑप्शन वाला जो आ गया ना, ये लिखने वाला जो पैनल है उसके कारण दिख नहीं रहा। ठीक है, तो ए बी सी डी है यहाँ पे। ओके, थिन ट्रांसलूटेंट, अब ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब जो फुल 100% लाइट को ट्रांसमिट करे उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूटेंट मतलब 100% अलाउ नहीं कर रहा, 50% 60% वैसा कुछ अलाउ कर रहा है। ठीक है, ओपेक मतलब कुछ भी अलाउ नहीं कर रहा है ना। तो थिन ट्रांसलूसेंट प्लेट इज इंसर्टेड इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे इंटेंसिटी यंग डेल्टा में दोनों का इंटेंसिटी तो सेम रहता है, आई नॉट आई नॉट। अब यहाँ पे अगर आप एक प्लेट रख दो और ट्रांसपेरेंट है ट्रांसलूसेंट है, तो ये आई नॉट घट जाएगा। तो आई नॉट मान लो 60% अलाउ कर रहा है तो 0.60 हो जाएगा। समझ में आई बात। ठीक है ना, तो यहाँ से जो लाइट निकल रहा है वो आई नॉट है, यहाँ से घट गया है, तो ऑफकोर्स इंटेंसिटी जो स्क्रीन में दिखेगा वो घट जाएगा। ठीक है ना, तो इस केस में फ्रिंज विथ, अब फ्रिंज विथ तो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो इस केस में फ्रिंज विथ तो चेंज नहीं होगा, फ्रिंज विथ रिमेन्स अनअल्टर्ड। तो ए का क्यू होना चाहिए, तो ए का क्यू। ब्राइटनेस ऑफ फ्रिंज चेंजेस आर भी सही है। और ओके, दो ही दो ऑप्शन है ना, हाँ, तो बस इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। नेक्स्ट वाला थिन ट्रांसपेरेंट मतलब ये 100% ही रहेगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब 0.6 नहीं आएगा, इतना ही रहेगा। ठीक है, आई नोट का आई नोट है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। हाँ, कल आप एक जगह रख दिए तो आपका क्या होगा, फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, फ्रिंज विथ रिमेन्स ऑल्टर्ड, ब्राइटनेस ठीक है। ओके, सेकेंड वाले में ट्रांसपेरेंट वाले केस में आपको पता है फ्रिंज विथ चेंजेस गलत, फ्रिंज विथ रिमेन सेम सही है। ठीक है, इंटेंसिटी भी डिपेंड करता ही नहीं है। ब्राइटनेस ऑफ फ्रिंज चेंजेस गलत, ब्राइटनेस ऑफ फ्रिंज रिमेन सेम। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, खाली पैटर्न शिफ्ट हो जाता है, फ्रिंज विथ भी वही रहेगा, इंटेंसिटी भी वही रहेगा। ठीक है, ओके, तो यही इसी के बेसिस पे देखते हैं। तो इसका क्यू और एस है ना, तो क्यू आर क्यू एस, पहले का क्यू आर दूसरे का क्यू एस यहाँ पे है, पहले का क्यू आर दूसरे का क्यू एस यहाँ भी है। ये पी आर गलत हो गया, सी गलत हो गया, हमें क्यू आर चाहिए था, यहाँ पी आर है, और ये भी गलत हो गया।
ठीक है, ए और बी सही है, देख लो ए और बी अभी तक सही है। अब आगे देखते हैं फ़र्क क्या क्या है, सी में ही फ़र्क है। एंटायर सेटअप इज़ इमर्स्ड इन वाटर। ठीक है, तो एंटायर सेटअप को वाटर में डाल दोगे आप, इससे इंटेंसिटी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जितना ब्राइटनेस पहले था लाइट का अभी वही है। तो फ्रिंज विथ आपका चेंज हो जाएगा, तो इसका तो पी होगा क्योंकि लैम्डा घट गया है ना, तो इसका पी होना चाहिए। तो पी है, आर और एस में देखते हैं। ब्राइटनेस चेंजेस गलत, ब्राइटनेस रिमेन्स अनचेंज, तो एस होगा। तो पी और एस, पी और एस, तो ये पी और आर थे तो गलत हो गया। तो ये सही है अभी तक, तो यही सही होगा क्योंकि ऑप्शन ए सी डी गलत हो गया, तो बी होना चाहिए। ठीक है, आपको अगर ये थर्ड वाला गलत हार्ड लग रहा तो फोर्थ वाला देखो, बोथ थ्री आर कवर्ड विद ट्रांसलूट, तो दोनों को कवर करते ट्रांसलूशन, तो इसका इंटेंसिटी भी चेंज हो जाएगा, इसका इंटेंसिटी भी चेंज हो जाएगा। मान लो अलग अलग ट्रांसलूसेंसी है दोनों का, ये 0.5 हो गया, जो भी है। नेट इंटेंसिटी मतलब जो होल से बाहर आ रहा लाइट उसका इंटेंसिटी कम हो गया, तो स्क्रीन में भी लैम्डा तो वही रहेगा, बस इंटेंसिटी आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब फ्रिंज विथ वही रहेगा, इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो फ्रिंज विथ चेंजेस गलत, तो इसका देखो क्यू और आर चेक भी कर लेते हैं, फ्रिंज विथ रिमेन्स हमेशा सही है, और ब्राइटनेस चेंजेस सही है। ठीक है, 47 में वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पिक्ड और द वन। ओके, डिफ्रैक्शन कैनॉट टेक प्लेस विदाउट इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस कैनॉट टेक, हाँ ठीक है, तो ये उस सेंस में बोल रहा है कि देखो इंटरफेरेंस में क्या है, दो लाइट वेव्स इंटरफेयर करते उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। अब डिफ्रैक्शन में क्या होता है, आपके पास ये सोर्स में तो इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज मान सकते हैं ना, तो किसी पॉइंट ऑन द स्क्रीन में इन्फानाइट नंबर ऑफ रेस इंटरफेयर कर रहे हैं, तभी तो डिफ्रैक्शन मिलता है हमें। ठीक है ना, तो डिफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस होगा, लेकिन इंटरफेरेंस में डिफ्रैक्शन नहीं है। अब इसको थोड़ा और डीप डाउन देखेंगे तो ये भी गलत है, लेकिन यहाँ पे एक चुनना हो तो मैं चुन लूंगा। डिफ्रैक्शन कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट इंटरफेरेंस, ये सही है स्टेटमेंट। इंटरफेरेंस विल नॉट टेक प्लेस विदाउट डिफ्रैक्शन, ये गलत है। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन आर द रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन, ये भी गलत है। द फ्रिंज विथ डज नॉट डिपेंड ऑन वेवलेंथ, ये गलत है, लैम्डा डी बाई डी होता है, तो एक ही करेक्ट है ये, डिफ्रैक्शन कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट इंटरफेरेंस। ठीक है, 47 के बाद देखें 48 में, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिवनेस म्यू टू एयर, तो म्यू से 1 में जा रहा है, एयर में जा रहा है, लाइट ट्रैवल कर रही है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है, तो डेल्टा इज प्लॉटेड अगेंस्ट आई, ठीक है। तो आपको पता है क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, तो इफ आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में डेविएशन जो होता है वही आपका डेविएशन, ऐसे टी आर होता है, तो डेविएशन कितना होता है, डेविएशन होता है 180 माइनस 2i, ठीक है। तो 180 माइनस 2i है ना, या आपको इसको पाए में लिखना है तो पाए माइनस 2i, तो डेविएशन इज पाए माइनस 2i, ठीक है। तो डेविएशन पाई माइनस 2 है, मतलब स्ट्रेट लाइन, तो दिस इसको वाई एक्सिस में लिखे, ये तो कांस्टेंट है, और इसको एक्सिस में, तो वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो अगर ये है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो ग्रेटर एंगल के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बड़ा है क्रिटिकल एंगल से लेके 90 डिग्री तक में, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा तो नहीं हो सकता, तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है 90 डिग्री तक में, ये गलत हो गया। यहाँ तो है ही नहीं ग्राफ, गलत, यहाँ और यहाँ है, ठीक है, तो ये दोनों सही हो सकता है। अब आपको पता है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल होगा उस समय तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप रहता है, क्योंकि स्नेल्स लॉ में लीनियर टर्म नहीं आता, साइन वाइन आ जाता है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होना है, पक्की बात है, ठीक है। डेविएशन जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप जो वेरी कराओगे तो डेविएशन जो होगा लीनियरली वेरी नहीं करेगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉ है भाई, साइन वाइन आ जा रहा है, ठीक है ना। तो आप एंगल को डबल करोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपको लगता है डेविएशन डबल हो जाएगा, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, पहले भी बाद में भी स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए गलत हो गया। और ये पहले थोड़ा डिफिकल्ट कर्व है, फिर ये है, तो ये सही करेगा, ठीक है ना। तो मतलब बेसिकली मैं बोल रहा हूँ बी सी और डी नहीं हो सकते, तो ए होना चाहिए। तो पहले आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर्व है और उसके बाद स्ट्रेट लाइन है, तो डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये जहाँ पे ग्राफ डिसकंटिन्यूस है वो क्रिटिकल एंगल होगा, ठीक है। 49 में, in the displacement method the distance between the object and the screen is 70 centimeter and the focal length of the lens is 16 centimeter, separation between the magnified and the, ठीक है, ओके। अब मुझे जैसे डिस्प्लेसमेंट का मेथड का फॉर्मूला नहीं पता, याद नहीं रहता मुझे, तो जिनको नहीं पता वो देख ले, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है,
तो हम लोग को तो ये फॉर्मूला नहीं पता हो तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पता होगा तो अच्छी बात है, आपका 20-30 सेकंड बच जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज इतना, ठीक है। अरे मैं दो लेंस क्यों ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है। लेंस एक है, क्या होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज, ये फिक्स रहते हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट लगे रहते हैं, ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करते, और इमेज जो स्क्रीन में बनता है, स्क्रीन भी फिक्स रहता है, ठीक है। तो रियल इमेज हमेशा बनता है, ऑब्जेक्ट तो बस लेंस का लोकेशन को चेंज करते हैं। तो मान लेते हैं ये एक्स है, तो ये है डी माइनस एक्स, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस डी होता है, ठीक है, जो कि 70। अभी के लिए ऐसे ही लिख देते हैं। तो क्योंकि रियल इमेज बन रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ इमेज बन रहा है, ऐसा कुछ है ना। तो 1/v, v तो प्लस में आएगा, -1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो 1/d-x प्लस 1/x इक्वल टू 1/f। तो ये d/d-x इंटू एक्स इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा df इक्वल टू dx माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस डी एफ इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ओके, अब इसको मैं रब करता हूँ। तो इसको अगर सॉल्व करे तो x इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस, मतलब इसका माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा b² -4ac/2। तो ये x का x मतलब लेंस का लोकेशन हो गया, ठीक है ना। तो आपको बोला गया है लेंसेज के बीच का सेपरेशन क्या होगा। तो लेंस को एक जगह रखेंगे तब यहाँ इमेज बनेगा, और लेंस को एक और जगह रखेंगे तभी इमेज बनेगी, क्योंकि दो रूट आया ना। तो x का दो वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है ना। तो x का दो रूट है, तो x इसका डिफरेंस क्या होगा। तो x1 में अगर प्लस ले ले, x2 में माइनस लेना होगा, तो ये है x1। तो अगर x2 लिख देता हूँ पहले मैं d माइनस के साथ, और ये x1। तो एक को प्लस ले लिया, एक रूट को माइनस ले लिया। आपको जिसको x1 x2 लेना है, तो इनके बीच का डिफरेंस है तो निकालना है, ठीक है। तो डिफरेंस मतलब क्या, अब मैं यहाँ निकालता हूँ, x1 और x2 का डिफरेंस निकालना है। तो x1 माइनस x2, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आ जाएगा d² माइनस 4df। तो यही तो पता करना है आपको, ठीक है। x1 और x2 का डिफरेंस ही निकालना है ना। वही यहाँ पे लिखा गया है। लेंस के दो अलग अलग लोकेशन पे आपको पता है, एक केस में मैग्नीफाइड इमेज बनता है, एक केस में वो जब बहुत पास रहेगा, ठीक है, तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, जब इससे बहुत दूर रहेगा लेंस तो डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, ठीक है। तो जो भी है इन दोनों, जैसे इस लेंस को यहाँ पे रखे मान लो, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है इसी को तो डेल्टा एक्स बोल रहा हूँ, x1 माइनस x2, ठीक है। तो d का स्क्वायर यानी 70² माइनस 4 इंटू 70 इंटू फोकल लेंथ 16, ठीक है। तो 280 इंटू 16 माइनस 4900, मतलब 420 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 420, तो 20.5 यानी ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ ग्लास एंड एयर, ठीक है। ग्लास से एयर में जा रहा है, टी आर हो रहा है ग्रीन लाइट, ठीक है। तो व्हाइट लाइट में तो हर कलर प्रेजेंट है, टी मतलब आपको दिख रहा है ग्रीन लाइट जो है वो क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हुआ होगा, ठीक है। तो अलग कौन सा लाइट बाहर निकलेगा, ये तो बहुत ही आसान है। तो आपको पता है, मैं प्रिज्म से समझाता हूँ इस चीज़ को। तो प्रिज्म में क्या होता था, ये व्हाइट लाइट जाता था तो यहाँ पे लाइट्स बाहर निकलते थे, तो वी होता था ये। तो लीस्ट डेविएशन इसका होता था, लीस्ट डेविएशन इसका, मैक्सिमम डेविएशन है ना। सबसे ज़्यादा डेविएशन वायलेट का होता था, तो वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएट होना है, ठीक है। ओके, और ग्रीन सबसे विवग्योर, ग्रीन सबसे विवग्योर, रेड बोलते, सॉरी रेड, मैं ग्रीन क्यों बोल रहा था, रेड, ठीक है। आर है ना, हाँ। तो सबसे ज़्यादा वायलेट, मतलब बेसिकली वायलेट जो है जिसका वेवलेंथ कम है सबसे ज़्यादा बेंड होने वाला है, ठीक है ना। तो ये वाइट लाइट जो है सबसे कम बेंड कौन होगा, रेड। तो देखो ग्रीन का डेविएशन इतना है, तो मैं यहीं पे दिखाऊं, तो ये ऐसा जाता, अगर कुछ भी डेविएशन नहीं होता तो ऐसा जाता, ठीक है। तो ग्रीन का डेविएशन इतना है, डेविएशन ऑफ ग्रीन। अब डेविएशन ऑफ रेड तो कम रहेगा, है ना, रेड का डेविएशन सबसे कम होना चाहिए। तो रेड जो है अन चेंज डायरेक्शन के नियरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं वही दिखा देता हूँ यहाँ पे, रेड, ये रेड होगा,
ठीक है, फिर ऑरेंज, ये ऑरेंज होगा, फिर येलो, येलो, और फिर रेड सबसे कम, फिर ज़्यादा होगा ये, फिर और ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ग्रीन, इन सब में से, है ना। अब इसके बाद वाले लोग क्या होंगे, टी आर हो जाएंगे। ग्रीन तक यहाँ तक है ना, उसके बाद वाले टी आर होने वाले। ठीक है, तो जो भी है बाहर कौन निकल रहा है, रेड ऑरेंज येलो, रेड ऑरेंज येलो, ऑप्शन ए। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कहीं कोई मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक या क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी या कुछ और गलती कर दी तो कमेंट में बताना, ताकि बाकी लोग का फ़ायदा हो। तो नेक्स्ट जो नीट का टेस्ट मैं डालूंगा वो फुल सिलेबस टेस्ट रहेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अंटिल देन बाय।